So, good morning, friends. Good morning, all of you, and welcome in today's class on finance and accounts. And we will learn a lot many new things today in relation to our accounts and finance and how to manage our work in a better way, जिससे जो है हमारा काम पे प्रेशर कम हो हमारे ऊपर और काम की प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो। तो कितने लोग जो है आज नई चीजें लर्नने के लिए एंथुजियास्टिक हैं, तो वो चैट बॉक्स में यस नो लिख सकते हैं, so that I can see that what's the energy in the room over here. Yes, yes, yes. Okay, okay, very good. Very good. So friends, it's a promise that all of us will learn a lot many things today. बहुत सारी चीजें जो हैं हम नई सीखेंगे, जो हम अपने बिजनेस पे छोटी छोटी चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं और हम अपने अकाउंट्स और फाइनेंस डिपार्टमेंट को ऑटोमेट कर सकते हैं और उसके अंदर अपने ऊपर काम का प्रेशर भी कम कर सकते हैं और काम की बेटर रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे अपना सेशन फॉर टुडे। So in case anyone has any doubt, so they can ask in between. We'll be happy to answer them. अगर वो सबके लिए रेलिवेंट होगा तो हम क्लास के बीच में ही लेंगे। अगर वो कुछ ऐसा पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन होगा जिससे सबका बेनिफिट नहीं होगा तो वो हम क्लास के बाद लेंगे। आई होप एवरीवन इज फाइन विद दैट, बट वी विल ट्राई कि हम जो अपना सेशन है वो हम इसे इंटरेक्टिव सेशन रखें सो दैट ऑल पीपल कैन एंजॉय। ओके, so to introduce myself, friends, I am Abhishek Gupta. I am a chartered accountant by profession, a lawyer by chance, and an entrepreneur by passion. I am a pass out of Sri Ram College of Commerce, Delhi University, a CA rank holder, and a lawyer. आई एम ऑल्सो रजिस्टर्ड वैल्यूअर, जिसमें कंपनीज की वैल्यूएशंस करते हैं जब भी कंपनीज की कोई डील्स होती हैं, एक्विजिशंस होते हैं, मर्जर्स होते हैं। एंड आई एम अ वैल्यूएशन एक्सपर्ट फ्रॉम न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी. I have worked for 5 years in KPMG in international taxation domain, and from last 8 years we are doing starters CFO, wherein we provide virtual CFO services to startups and SMEs. तो जब हम CFO की बात करते हैं तो दैट मीन्स चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो फाइनेंस के जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन देखती है। आपके अकाउंटिंग, टैक्सेशन, कंप्लायंसेस को बेटर करती है, आपके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाती है, आपके इंटरनल ऑडिट करते हैं, कंपनी की वैल्यूएशंस करते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में आज चर्चा करेंगे और डिस्कशन भी करेंगे और बहुत सारे इनपुट्स और टिप्स भी देंगे आपको, जिससे कि आप वो अपनी बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिसेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। हम ऐसे सेशन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे कंडक्ट करते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, बड़ा बिजनेस, अगर आपने कभी उनकी वीडियो देखी हो तो उनके सारे प्रोग्राम्स के अंदर हमारा फाइनेंस के ऊपर सेशन होता है। आईआईटी दिल्ली, आईएम्स और बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर, यूएस गवर्नमेंट का एक नेक्सस इंक्यूबेशन सेंटर है, वहाँ पे भी हमारा प्रोग्राम होता है। कोलकाता वेंचर्स, इंडिया एक्सेलरेटर, तो ऐसे कम से कम 20 से ज्यादा इंक्यूबेशन सेंटर्स एंड एक्सेलरेटर प्रोग्राम है जहाँ पे हमारे ये फाइनेंस से रिलेटेड सेशंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को लेके, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, जीएसटी, इनकम टैक्स, ऑटोमेशन ऑफ बिजनेसेस, वैल्यूएशंस, फंड रेजिंग, फंडिंग एटसेट्रा। राइट, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन हम एक पोल से स्टार्ट करते हैं, जिससे हमें पता चले कि हमारे पास जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं तो उनकी जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप है, एलएलपी है। तो हाउ, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर बिजनेस? तो आपके स्क्रीन पर पोल आ गया होगा, आपको आंसर करना है कि व्हाट टाइप ऑफ कंपनी यू हैव। आपकी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, एलएलपी है, प्रोप्राइटरशिप है। Okay, so 20 people have answered. What about rest people? वीडियो ऑन करके छोड़ रखी है बाकी लोगों ने, बस सेशन ऑन करके छोड़ दिया। ठीक है जी।
तो हमारे पास 73% लोग ऐसे हैं जिनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, और हमारे पास 27% लोग ऐसे हैं जो प्रोप्राइटरशिप में हैं ड्यूरिंग दिस सेशन। ठीक है, सो विल ट्राई टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हम एक प्राइवेट लिमिटेड करें, एक प्रोप्राइटरशिप करें, एक एलएलपी करें, तो कौन सी हमें एक स्ट्रक्चर बिजनेस का होना चाहिए। तो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है आजकल, अगर हम बात करें ओला की, उबर की, पेटीएम की, तो ये सारी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, बिकॉज ये जो है शेयर्स इशू कर सकती हैं अपने इन्वेस्टर्स को फंड रेज करने के लिए। जब ये इन्वेस्टर्स को शेयर इशू कर सकती हैं, तो इन्वेस्टर कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और इनकी स्केलेबिलिटी बढ़ती है। आगे चलकर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज लिमिटेड कंपनी में चेंज हो जाती है और ये आईपीओ लेकर आती है अपना मार्केट के अंदर। जो प्रोप्राइटरशिप होती है वो इजी टू मैनेज होती है प्रोप्राइटरशिप में, लेकिन हमारी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। कल कंपनी अगर लॉसेस में जाती है या कंपनी के साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है, तो हमारी लायबिलिटी प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड होती है, इन अ सेंस कि हमारे पर्सनल एसेट्स को भी एनकैश करके हमें रीपेमेंट करनी पड़ेगी। प्राइवेट लिमिटेड और एलएलपी के अंदर ऐसा नहीं होता। जितने एसेट्स हमारी कंपनी के अंदर है, हमारी लायबिलिटी वहीं तक सीमित होती है, हमें अपने पर्सनल एसेट्स को बेचकर लायबिलिटी पूरी नहीं करनी होती। तो अगर आप अपने आप को कन्वर्ट करना चाहते हैं प्रोप्राइटरशिप से प्राइवेट लिमिटेड में, तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आजकल कंसेप्ट चल रहा है इन्वेस्टर फ्रेंडली कंपनीज का। इन्वेस्टर फ्रेंडली कंपनीज में क्या होता है कि आपकी ऑथोराइज कैपिटल पेड अप शेयर कैपिटल से ज्यादा होती है। जब भी इन्वेस्टर आते हैं आपकी कंपनी के अंदर, तो आप रेडी होते हो उन्हें शेयर्स इशू करने के लिए। तो अगर आपको कंपनी रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, तो यू कैन गेट इन टच विद स्टार्टर सीएफओ टीम। अब हमारी कंपनी बन गई। कंपनी बनने के बाद हमारे को अब अपना सेट करना है अकाउंटिंग एंड कंप्लायंसेस। हमारी जो अकाउंटिंग एंड कंप्लायंसेस है वो एक प्रॉपर होने चाहिए। हर बिजनेसमैन को कहीं ना कहीं पे डर होता है कि अगर मेरे ऑफिस में कोई जीएसटी वाले विजिट के लिए आ गए, या फिर मेरे ऑफिस में कभी इनकम टैक्स वाले आ गए, तो व्हाट विल बी दी सिनेरियो, राइट। तो सबको जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर लगा रहता है। तो उस डर को मिटिगेट करने के लिए वी शुड मेक श्योर दैट आवर अकाउंटिंग एंड कंप्लायंसेस आर प्रॉपर, और हम जो है सारी चीजों को प्रॉपरली फॉलो करते हैं। उसके लिए फ्रेंड्स, हम आज के लिए थोड़ी सी टिप्स देना चाहेंगे कि हम कैसे अपने अकाउंट्स और फाइनेंस को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं और उसे बेटर कर सकते हैं। So the first point is that we should all have a functional mail ID, finance@yourcompany.com और accounts@yourcompany.com। तो चैट फीचर में बता के लिख सकते हैं यस अगर आपका ऑलरेडी ये ईमेल आईडी है, और अगर आपका ईमेल आईडी नहीं है तो आप लिख सकते हैं कि नॉट येट। अच्छा, so we'll launch a poll for this. Just give us a second. Okay. Yeah. So it's in the name of a person. So we will prefer कि it should not be in the name of a person, because क्या होता है कि एक बंदा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, फिर वो बंदा छोड़ के जाता है, दूसरा बंदा ज्वाइन करता है, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट कि हमारे जो सारे रिकॉर्ड्स हैं, जो भी इनकम टैक्स का अगर हमारे कभी क्वेश्चनिंग आती है या जीएसटी की क्वेश्चनिंग आती है, तो इट विल कम आफ्टर 3 years और 4 years बेसिकली। और फिर 3 साल पहले अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट to track that information if we don't have a common mail ID. Very good. Okay. So we can see that more than 80% people already have a functional mail ID, जहाँ पे सारे मेल्स जो हैं उनके वहां पर रूट होते हैं। तो हमें मेक श्योर करना है कि जो भी हमारे मेल आईडीज हैं, अगर हमारे पास अमेजोन का इनवॉइस आता है, अगर हमारे पास गूगल का इनवॉइस आता है, हमारी कोई भी इनवॉइसेस जो आते हैं या इनवॉइसेस जाते हैं, तो उसके अंदर हमारा फाइनेंस वाला मेल आईडी जो है वो मार्क होना चाहिए, राइट। तो जो फाइनेंस वाला मेल आईडी जो है अगर वो मार्क होता है, तो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स एक ही जगह पर सेव होते हैं। हमें 4 साल बाद, 5 साल बाद कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, तो हम उस
फंक्शनल मेल आईडी से वो डॉक्यूमेंट फेच कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी के पास अपने ईमेल आईडीज नहीं है तो आप सिंपल बना सकते हैं finance.yourcompany@gmail.com। ठीक है, तो आप जीमेल पर फ्री वर्जन ऑफ ईमेल आईडी भी बना सकते हैं, बट द रिक्वेस्ट इज दैट वी शुड हैव अ सेपरेट ईमेल आईडी फॉर ऑल आवर फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स। अगर कोई मेल आपके मेल आईडी पर भी आ रहा है, अगर आपकी क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट आपके मेल आईडी पर आती है, तो आप उस पर ऑटो फॉरवर्डिंग लगा दीजिए अपनी फाइनेंस वाले मेल आईडी पर, कि जैसे ही आपके पास मेल आएगी तो वो फाइनेंस वाले मेल आईडी पे ऑटोमेटिक चली जाएगी। ओके फ्रेंड्स, so this is very useful and very much required, a very simple step, no cost item that we prepare a functional mail id. Now second point is that how we track all our expenses and all our incomes and all our activities. तो उसके लिए कंसेप्ट आता है चेकलिस्ट का। तो हम देख सकते हैं काफी लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी बीएमपी कोर्स किया हुआ है राहुल जैन सर का, और उसके अंदर जो है एक चेकलिस्ट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। तो कितने लोग चेकलिस्ट यूज कर रहे हैं वो जो है उसका भी हम एक पोल लॉन्च करेंगे। इन द मीन टाइम आई वुड रिक्वेस्ट माय टीम कि वो शो करे कि कैसे हम चेकलिस्ट के थ्रू जो है काम को इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं ये एक डेटा स्टूडियो होते हैं, गूगल का डेटा स्टूडियो के ऊपर, लुकर स्टूडियो के ऊपर हमने जो है एक चेकलिस्ट फॉर्मेट बना रखा है, जिसके अंदर टास्क आईडी आ रहा है, नेम ऑफ द डूअर आ रहा है कि कौन बंदा ये काम करेगा, टास्क आ रहा है कि कौन सा काम उसे करना है, और उसके आगे प्लान डेट आ रही है कि इन दैट डेट व्हाट आर द वर्क दैट अ पर्टिकुलर पर्सन नीड्स टू डू, और उसमें फ्रीक्वेंसी भी आ रही है कि वो काम जो है मंथली करना है, क्वार्टरली करना है, डेली करना है, वीकली करना है, कब वो टास्क करना है। तो ऐसे हमें एक बारी लिस्ट बनानी होती है अपनी कि व्हाट ऑल वर्क वी रेगुलरली डू, और उस वर्क को वी नीड टू क्लिक हेयर मार्क डन में जाकर, एंड थ्रू मार्क डन वी कैन submit that work so that that work is done. So as a अकाउंट्स हेड वी कैन सी कि जो मेरे अंडर टीम है उनके पास क्या क्या काम है, क्या काम उन्होंने कर लिया, क्या काम नहीं किया। ठीक है, सो वी कैन सी लॉट ऑफ पीपल आर ऑलरेडी यूजिंग चेकलिस्ट ओवर हियर, और चेकलिस्ट से जो है वो अपने काम को इजी कर पा रहे हैं। ओके नाइस, और काफी लोग हैं जो चेकलिस्ट यूज नहीं कर रहे हैं। So we'll move a step forward in this checklist. ठीक है, so we are very happy that lot of us are already using the checklist, but the point is that we need to make it effective so that it is simplifying our lives. ठीक है, चाहे हम अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, चाहे हम बिजनेस ओनर है, हम दोनों की लाइफ जो है इससे इजी होनी चाहिए। तो वो इजी कैसे होगी वो भी हम अभी देखेंगे कि चेकलिस्ट के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं। ओके, so 75% of people over here are basically using checklist. Okay, so we can show checklist in Excel. सो आप ये जो है एक चेकलिस्ट का एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे हम टास्क लिस्ट, ये चेकलिस्ट एक गूगल शीट के अंदर बनी होती है, और गूगल शीट के अंदर वी कैन ऐड ऑल आर टास्क लिस्ट कि हम जीएसटीआर 1 भरते हैं, जीएसटीआर 3 भी भरते हैं, हम गाड़ी की इंश्योरेंस की पेमेंट करते हैं, हम टीडीएस डिपॉजिट करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं ऑफिस 1 का, ऑफिस 2 का, हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं डायरेक्टर के होम का, हम डायरेक्टर की सैलरीज पे करते हैं। उसके बाद जो है हमें एडजस्टमेंट्स एंट्रीज करनी होती है जीएसटी की मंथली बेसिस पे, हमें टीडीएस की एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी होती है, और उसके आगे जो है हम डूअर का नेम लिखते हैं कि हु विल बी द डूअर हु विल बी डूइंग दीज एस्पेक्ट्स, एंड देन वी राइट डाउन फ्रीक्वेंसी कि वो काम कैसे और कब करते हैं, और उसके आगे जो है हम डेट्स लिखते हैं कि वो डेट कौन सी डेट से काम स्टार्ट होना है। जब ये काम को करके हम सबमिट का बटन यहाँ पे प्रेस करते हैं तो वो हमारी मास्टर लिस्ट में आ जाता है, और मास्टर लिस्ट से हमने आपको दिखाया था लुकर स्टूडियो, कि लुकर स्टूडियो के अंदर जो है वो सारे टास्क आ जाते हैं।
ठीक है। तो जब ये लुकर स्टूडियो के अंदर टास्क आ जाते हैं तो अब आपको पता चल गया कि व्हाट वर्क यू नीड टू डू। सेकेंडली आपको पता चल गया हु नीड्स टू डू दैट वर्क, राइट। आप में से लोगों को दिक्कत आती है कि काम भूल जाते हैं और फॉलो अप करना पड़ता है, यस नो, या चेकलिस्ट के बाद अब ये दिक्कत नहीं आ रही है? चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि ऐसा दिक्कत आती है कि हम अपने अकाउंट्स में हम अपने जूनियर को कुछ काम देते हैं और फिर जो है वो काम जब तक 2 बारी फॉलो अप ना करो, 3 बारी फॉलो अप ना करो तो वो काम होके नहीं मिलता है। ओके, तो ये चेकलिस्ट के थ्रू जो है हम ये सारे काम जो है लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ, और ये सारे काम जो है आपके गूगल कैलेंडर के अंदर ऐड हो जाते हैं। जब गूगल कैलेंडर के अंदर ऐड हो जाते हैं तो आपको मॉर्निंग के अंदर ही एक रिमाइंडर गूगल कैलेंडर से भी आ जाता है कि आपको जो है एडवांस टैक्स डिपॉजिट करना है, आपको जो है ईमेल्स रिप्लाई करने हैं, आपको जो है जीएसटी डिपॉजिट कराना है, आपको जो है टीडीएस डिपॉजिट कराना है, आपको आज पेरोल प्रोसेस करना है, आपको किसी का इनवॉइस सेंड करना है। तो सारे के सारे जो आपके टास्क हैं वो आपके चेकलिस्ट में आ जाते हैं सबसे पहले। चेकलिस्ट के बाद वो जो टास्क हैं वो आपके गूगल कैलेंडर में भी सारे मार्क हो जाते हैं ऑन दोज रिस्पेक्टिव डेट्स। तो इससे आपकी 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फर्स्ट, व्हाट वर्क नीड्स टू बी डन, क्या काम करना है। दूसरा, हु नीड्स टू डू दैट वर्क, आपके अकाउंट्स में कौन काम करेगा। अब फ्रेंड्स थर्ड प्रॉब्लम होती है हाउ दैट वर्क नीड्स टू बी डन। तो इसके लिए हम एक हाउ टू डू गाइड बनाते हैं। हाउ टू डू गाइड के अंदर जो भी टास्क हमने लिखे हैं अपनी चेकलिस्ट के अंदर, उसके आगे हम एक एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाते हैं, या फिर हम एक शॉर्ट वीडियो बनाते हैं कि वो काम हम कैसे करते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कोई भी काम है हमारे यहाँ पे अगर लिखा हुआ है कि किसी का हमें फॉर्म 16 इशू करना है, तो उसके आगे एक हाउ टू डू का लिंक लगा हुआ है। अब हाउ टू डू लिंक के अंदर कोई भी पर्सन जा सकता है और वो देख सकता है कि वो काम कैसे होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि हाउ टू डू पे जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पे कैसे काम कैसे होगा, ये हम अपना इंटरनल दिखा रहे हैं कि फॉर्म 1616 ए जो है हमारे टीडीएस के सॉफ्टवेयर से डाउनलोड होता है। फर्स्ट स्टेप उसके अंदर क्या है, फिर आप कहाँ पर क्लिक करना है, कैसे करना है, ये आप स्टेप बाय स्टेप भी लिख सकते हैं और आप इसकी जो है स्मॉल स्मॉल वीडियोस भी बना सकते हैं। तो इसमें क्या बेनिफिट होता है कि अगर हमारी टीम के अंदर 3 बंदे हैं और एक बंदा कभी छुट्टी पर जाता है, तो दूसरा बंदा जो है वो आ सकता है और वो देख सकता है उसका क्या काम है और वो कैसे करना है, और वो देखकर 80-90% प्रॉब्लम उसकी सॉल्व हो जाएगी और वो काफी काम जो है खुद कर पाएगा। अगर हम टेक्निकल काम की बात करें, ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ हेल्प चाहिए हो सकती है, बट 90% ऑफ द वर्क अ पर्सन कैन डू इंडिपेंडेंटली। सो दिस इज नोन एज ऑटोमेशन, कि हमें जो है कोई भी बंदा जो है अगर हमारा छुट्टी पर जाता है या टेम्पररी अवेलेबल नहीं है, तो हम एक जूनियर बंदे से जिसका एक लोअर स्किल सेट है उससे भी जो है वो हम काम करा सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने एक YouTube के अंदर भी जो है वीडियोस बना के उसकी वीडियोस के जो है लिंक वहां पे पेस्ट कर रखे हैं कि किसी भी बंदे को 2 मिनट में देखकर पता चल जाए कि वो काम कैसे करना है, कोई भी काम, राइट। तो ये हाउ टू डू गाइड जो है आप अपनी अल्टीमेट चेकलिस्ट या अपनी जो आपको चेकलिस्ट बनी हुई है उसी के अंदर आप ये कॉलम ऐड कर सकते हैं, और वहीं पर जो है ये हाउ टू डू गाइड भी आप बना सकते हैं अपने टास्क के। तो कितने लोगों को लगता है कि इट इज पॉसिबल, कितने लोगों को लगता है इट इज डिफिकल्ट, कितने लोगों को लगता है कि यार कौन बनाएगा? चैट में बता सकते हैं व्हाट आर योर व्यूज। बन सकती है हाउ टू डू गाइड? यस, नो, यस, यस। बाकी लोगों को क्या लगता है? यस, तो विनीता कह रही है यस बन सकती है, थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी, बिल्कुल। हाँ जी, ओके, ओके। So friends, it's very easy. We need to start preparing it and we need to start very basic. हमें इसके अंदर कोई R&D कोई PhD नहीं करनी है इसको बनाने के लिए। हमें बिल्कुल देसी लैंग्वेज में, अगर हमें हिंदी आती है हम हिंदी में बनाएंगे, अगर हमें इंग्लिश आती है हमें इंग्लिश में बनाएंगे। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हमें सिंपल सिंपल टास्क बना देना है जिससे हमारा भी अपलिफ्टमेंट हो। अगर हम अकाउंट्स टीम के अंदर है तो हमारा भी तो अपलिफ्टमेंट तभी होगा जब जो रेगुलर काम है जिसमें दिमाग नहीं लगाने वो सारे काम जो है हमारी जूनियर टीम करे और हम जो है बड़े लेवल के काम करें। बड़े लेवल के क्या काम होते हैं हम इस पर आ रहे हैं, हम इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे कि बड़े लेवल के क्या काम होते हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर दिस चेकलिस्ट। तो हाउ डू वी प्रिपेयर दिस चेकलिस्ट? तो ये चेकलिस्ट बनाने के लिए आपको बैठना है
और आपको सारे काम एक पेपर पे लिखने हैं। जो भी आप काम करते हो अपने ऑफिस के अंदर, अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो भी काम करता है वो सारे काम आपको उसके अंदर लिखने हैं। और फिर वो काम लिखने के बाद उसके आगे आपको फ्रीक्वेंसी लिखनी है। हो सकता है ये टास्क अभी आपको बहुत बड़ा लग रहा हो, बट लेट्स स्टार्ट विद वेरी स्मॉल। आप 10 टास्क लिखिए, 15 टास्क लिखिए, 20 टास्क लिखिए। आप इतने टास्क लिखिए और इससे स्टार्ट करिए, और फिर जो जो काम आप डेली करते जा रहे हो वो उसके अंदर लिस्ट के अंदर ऐड करते रहिए। एक हफ्ते तक आप जब सारे टास्क ऐड करते रहेंगे उसके अंदर, तो आपको एक बहुत ही अच्छी लिस्ट बन के मिल जाएगी। और वो आपका 80-90% उसके अंदर सारे टास्क होंगे विद फ्रीक्वेंसी, की वो मंथली काम है, वीकली काम है, क्वार्टरली काम है। एंड देन वी पुट दोस टास्क इन द चेकलिस्ट, एंड थ्रू चेकलिस्ट वी कैन मॉनिटर दैट वेदर अ पर्टिकुलर वर्क इज डन और नॉट डन। जो भी हमारे बिजनेस ओनर्स हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक वीकली रिव्यू लेंगे अपनी टीम का, और वीकली रिव्यू लेकर अपनी टीम का देखेंगे कि व्हाट आर द टास्क व्हिच दे हैव नॉट डन। तो हमने जो आपको अपना डेटा स्टूडियो दिखाया था उसके अंदर वी कैन क्लासिफाई वर्क एज वर्क डन एंड वर्क नॉट डन। तो जो वर्क नॉट डन होते हैं वो अपनी प्लान डेट के साथ ही हमारे डैशबोर्ड पर आ जाते हैं, और हम उसका प्रिंट आउट मांगकर अपनी टीम से देख सकते हैं, या हम अपने मोबाइल पर भी ये टास्क देख सकते हैं कि कौन से काम उनके पेंडिंग है। और फिर वी कैन आइडेंटिफाई दैट व्हाट आर द रीजन दीज टास्क आर पेंडिंग। ठीक है। अकाउंट्स टीम के लिए एक बहुत ही यूजफुल टूल है, जहां पे अकाउंट्स जो है, कभी कभी क्या होता है कि वी डू नॉट गेट द क्रेडिट ऑफ द वर्क वी आर डूइंग। हम 100 टास्क कर रहे हैं लेकिन कोई ना उसे आइडेंटिफाई नहीं करता है कि हम ये टास्क कर रहे हैं। तो इस चेकलिस्ट के थ्रू हम दिखा सकते हैं अपनी मैनेजमेंट को कि देखो मैं ऑलरेडी 50 काम कर रहा हूँ, मैं 60 काम कर रहा हूँ, और अब जो है मेरे को अपने अंडर एक बंदा चाहिए जो कि थोड़ा सा काम वो भी कर सके, और मैं जो है मोर इंपॉर्टेंट काम के ऊपर फोकस कर सकूं। सो इट्स ऑलवेज अ विन विन सिचुएशन फॉर बाय प्रिपेयरिंग दीज सिस्टम्स। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का भी प्रमोशन होगा और हमारा पर्सनल भी प्रमोशन होगा, राइट। ओके फ्रेंड्स, मूविंग अहेड। अब नाउ क्या होता है कि हमने चेकलिस्ट बना ली है। ठीक है। अब चेकलिस्ट के बाद भी हमारे अकाउंट्स के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो कि स्ट्रीमलाइन नहीं होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ट ऑफ अकाउंट्स। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या होता है कि हम स्टैंडर्डाइज कर देते हैं कि कौन सा एक्सपेंस कौन से लेजर के अंदर बुक होगा, कौन से हेड्स हम बनाएंगे। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉस्ट सेंटर्स लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा प्रोजेक्ट बेस्ड बिजनेस है तो हम कॉस्ट सेंटर लगाएंगे प्रोजेक्ट बेस्ड में। अगर हमारी 4 फैक्ट्रीज हैं तो हम कॉस्ट सेंटर लगाएंगे कि कौन सा खर्चा कौन सी फैक्ट्री का है। और टैली के अंदर से ही, बीजी के अंदर से ही, हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर से ही हमें ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर आएंगी जो कि हमारी प्रोडक्ट वाइज, हमारी फैसिलिटी वाइज, हमारे प्रोजेक्ट वाइज हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकाल कर दे देगी। तो मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार चार्ट ऑफ अकाउंट्स भी आप लोगों को दिखा दें, सो दैट यू कैन टेक अ नोट कि हाउ डज चार्ट ऑफ अकाउंट्स लुक लाइक। और ऐसा ना हो कि एक ही पार्टी के हमने मल्टीपल लेजर्स बना रखे हैं। ठीक है। ऐसा होता है ना कि जब हम रिकंसिलेशन करते हैं तो पता चलता है कि एक लेजर तो कंपनी के नाम से बना हुआ है, एक लेजर उस बंदे के नाम से, इंडिविजुअल नेम से बना हुआ है। तो इसलिए कभी बैलेंस रिकंसिलेशन ही नहीं होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है प्रोटोकॉल फॉलो करें। जो भी लोग एसएपी यूज कर रहे हैं या जो भी लोग हमारा ईआरपी सिस्टम्स यूज कर रहे हैं, तो वहां पे ये चीजें सॉर्टेड होती हैं। लेकिन जहाँ पे हमारा टैली है, बिजी है, तो वहां पे आई एम श्योर कि ये चैलेंजेस सब लोगों को आते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें एक चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाना होता है, जिस चार्ट ऑफ अकाउंट्स में हमारे लेजर्स के नेम लिखे होते हैं और उसके सब ग्रुप्स में क्लासिफिकेशन भी लिखी होती है कि वो जो लेजर है वो कहाँ पर क्लासिफाई होगा। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे जो है सारे हमारे अकाउंट्स के नेम लिखे हुए हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब वो बैलेंस शीट में आएगा या प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, उसका क्या ग्रुप होगा, वो करंट लायबिलिटीज में आएगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आएगा, इक्विटी में आएगा, सब ग्रुप उसके अंदर होता है। अगर हम ये चीज प्रॉपरली मैनेज करें ना हमारी अकाउंटिंग सिस्टम से, तो हम अपने मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन सेकंड्स में दे सकते हैं। और जब हम इंफॉर्मेशन उन्हें सेकंड्स में देंगे तो दे कैन टेक बेटर बिजनेस डिसीजंस, दे विल बी मोर कॉन्फिडेंट अबाउट द बिजनेस। और उसी के अंदर से हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें जो है निकल कर आएंगी, राइट। तो ये आप सारे चार्ट ऑफ अकाउंट्स देख सकते हैं कि हम क्या क्या चार्ट ऑफ अकाउंट्स बना सकते हैं, क्या क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, कौन से उसके ग्रुप्स होते हैं। अब कोई भी नया बंदा आएगा, उसे कोई नया ग्रुप बनाना है, कुछ पूछना है, तो वो कंट्रोल एफ करके इसमें चेक कर सकता है और देख सकता है कि वो उसे कहाँ पे क्लासीफाई करे। ओके।
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट इज प्रोसेसेस। सो बेसिकली जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेसेस रन होते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट अकाउंट्स टीम आल्सो हैज अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसेसेस। फॉर एग्जांपल बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में ये होता है कि हमारे इनवॉइसेस जो है हमारे गेट पर आते हैं और वो अकाउंट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। जब परचेज वाला जो है उन्हें नेक्स्ट परचेज करनी होती है तब वो अकाउंट्स में आते हैं कि यार इनके पिछले इनवॉइस की तो पेमेंट ही नहीं हुई है, इसलिए वो हमें माल नहीं दे रहे हैं। तो जब आप बोलते हो कि यार हमारे पास तो इनवॉइस ही नहीं आए, जब आप जीएसटी या 2A का रिकंसिलेशन करते हो तो आपके पास इनवॉइसेस ही नहीं होते हैं, फिर आप बोलते हो यार इसके इनवॉइसेस नहीं आए, परचेज वालों से इनवॉइसेस मांगते हो, राइट। तो ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत आती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास जो है सेट प्रोसेसेस हो हमारे बिजनेसेस के अंदर, एसओपीज हो हमारे बिजनेसेस के अंदर जो है, तो वो प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं। और हमारे जो अकाउंट्स वाले हैं उन्हें पता होने चाहिए कि हमारा परचेज का क्या इनवॉइस है, हमारा सेल्स का क्या इनवॉइस है, क्या प्रोसेस है, सॉरी, और जो हम क्रेडिट दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम सेल्स कर रहे हैं, अब एक बंदे के पास क्रेडिट इकट्ठा हो गया 10 लाख का, लेकिन उसकी क्रेडिट लिमिट है 2 लाख रुपए। तो अकाउंट शुड कम एंड टेल कि सर इसको ऑलरेडी क्रेडिट ज्यादा जा चुका है, वी कैन नॉट अफोर्ड टू गिव हिम मोर क्रेडिट। सो वी शुड हैव ऑल द प्रोसेसेस इन लाइन, देयर शुड बी अ प्रॉपर ट्रेनिंग of the accounts people that what are the processes we follow in the organization. Okay, so we'll show you some processes, how the processes are prepared in the organization. So हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग प्रोसेस हो सकते हैं, जैसे कि हमारा हो गया ऑर्डर टू डिलीवरी, कि जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर आता है तो डिलीवरी तक क्या प्रोसेस होता है, डिलीवरी टू कलेक्शन, परचेज के हमारे प्रोसेसेस हो सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, वी कैन स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल टाइप ऑफ प्रोसेसेस, दिस इज फॉर अ कंपैरेटिवली अ बिगर बिजनेस। बट ऐसे प्रोसेसेस जब हमारे पास होते हैं तो अकाउंट्स टीम आल्सो फॉलोज दोस प्रोसेसेस। और जब हम प्रोसेसेस फॉलो करते हैं उसके अंदर कुछ लैकुनास हो सकते हैं, कुछ शॉर्टकमिंग हो सकती है, देन वी डिस्कस दोस थिंग्स विद द मैनेजमेंट एंड टेक थिंग्स फॉरवर्ड, right? So these are the example of SOP, standard operating procedures, or processes that we follow internally, which is very important for any organization to scale their businesses, right? देन फ्रेंड्स, अभी तक हमने सीखा कि हमारा एक फंक्शनल मेल आईडी होना चाहिए, दूसरा हमारी चेकलिस्ट होनी चाहिए कि हम क्या काम कर रहे हैं, कौन वो काम कर रहा है और वो काम कैसे करते हैं, तीसरा हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट्स होना चाहिए, चौथा हमारे प्रोसेसेस होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, पांचवा हमारी जो है एक चेकलिस्ट या हमारी एक लिस्ट होनी चाहिए जिसमें हमारी सारी लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं। लॉगिन क्रेडेंशियल्स कौन से होते हैं, हमारे जीएसटी का होता है, इनकम टैक्स का होता है, ट्रेसिस का होता है, टीडीएस का, दैट वी कॉल ट्रेसिस। सिमिलरली हमारा ईएसआई, पीएफ, स्टार्टअप इंडिया, और हमारे ऐसे मल्टीपल लॉगिन डिटेल्स हो सकते हैं, हमारे बैंक के लॉगिन डिटेल्स हो सकते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड हैव अ सिंपल एक्सेल शीट जिसके अंदर हमारे सारे लॉगिन आईडी और पासवर्ड हो। इन सारे लॉगिन आईडी पासवर्ड की जो एक्सेस, ये जो शीट होती है ना, इसका एक्सेस किसके पास होना चाहिए, चैट में लिख के बताएंगे किसके पास होना चाहिए इसका एक्सेस, सीए के पास होना चाहिए, ओनर के पास होना चाहिए, लक्ष्मण जी कह रहे हैं। बाकी सारे अकाउंट्स वाले लोग और सारे लोग क्या कह रहे हैं, ओनर के पास होना चाहिए या अकाउंटेंट के पास होना चाहिए या सीए के पास होना चाहिए। हम्म। तो जो हमारा फंक्शनल मेल आईडी है finance@your company.com, हमारा एक्सेस उसके पास होना चाहिए, वहां पर होना चाहिए। ऐसा सारी जगह जो हमारे क्रीडेंशियल्स हैं, हमारे मेल आईडीज और हमारे फोन नंबर, वो भी हमारे कंपनी के होने चाहिए, किसी पर्सनल अकाउंटेंट के नहीं होने चाहिए, किसी चार्टेड अकाउंटेंट के नहीं होने चाहिए। अगर वो हमारे चार्टेड अकाउंटेंट के हैं या अकाउंटेंट के हैं तो वी शुड ट्राई टू गेट ऑल दोस क्रीडेंशियल्स चेंज सो दैट आर नंबर्स आर देयर, और इस शीट का एक्सेस भी हमारे पास ही रहना चाहिए जिससे पूरा का पूरा कंट्रोल हमारे पास है। तो जिन लोगों की ये शीट नहीं बनी हुई या फिर किसी ने जो है अपनी डायरी में लिखे हुए हैं यूजर आईडी पासवर्ड,
किसी लोगों ने अपने व्हाइट बोर्ड पे लिखे हुए हैं सामने, तो वो सारे लोग जो है वहां से अपने क्रेडेंशियल्स हटाकर एक शीट के ऊपर डाल दें, और शीट के ऊपर डाल के उसको एक्सेस जो है अपने ओनर को दे दें, और जिन्होंने अपनी इंटरनल वेबसाइट्स बना रखी हैं उसके अंदर एक्सेस दे सकते हैं, या वो दे सकते हैं। हाँ जी हरीश जी बताइए। हाँ जी हरीश जी, आपने हैंड रेस किया है, यू कैन आस्क योर क्वेरी। सॉरी, वो गलती से दब गया था सॉरी। सर। सॉरी सर, वो गलती से दब गया था। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है, कंटिन्यू करिए सर। ओके, ठीक है जी। तो कितने लोगों के पास ये जो अपनी लिस्ट बनी हुई है, ये तो बहुत बेसिक चीज है, पासवर्ड की लिस्ट बनी हुई है, यस और नो, चैट में लिख के बताएंगे। ओके, ठीक है जी, गुड गुड, ठीक है। फ्रेंड, नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कम्स कि वी शुड हैव अ गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव के अंदर क्या होता है कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना सिस्टमैटिक सेव होते हैं। सिस्टमैटिक सेव कैसे होते हैं? मंथ ऑन मंथ, अप्रैल मई जून जुलाई, वी कैन सी कि व्हाट आर आवर लिस्ट ऑफ इनवॉइसेस, हमारे जो है एक्सपेंसेस के जो इनवॉइसेस हैं वो सारे सेव होते हैं, हमारी जीएसटी की वर्किंग, GSTR 1 की वर्किंग, GSTR 3B की वर्किंग। आज की डेट में क्या हो रहा है ना कि जो बिजनेस ओनर है ना उसे पता है सारा काम हो रहा है, लेकिन आज उससे कुछ मांग लेंगे और अकाउंटेंट छुट्टी पर है, तो आपको लगता है वो ओनर दे पाएगा? नहीं दे पाएगा ना, यस और नो? दे पाएगा अकाउंटेंट? ओनर जो है, अगर अकाउंटेंट छुट्टी पर है कुछ डिटेल्स दे पाएगा? नो। ठीक है, इट्स वेरी गुड कि कहीं लोग दे भी पाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी एक गूगल ड्राइव बनानी है। तो गूगल ड्राइव जो है ना, वी कैन डाउनलोड ड्राइव ऑन डेस्कटॉप। आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल वुड ऑलरेडी बी यूजिंग गूगल ड्राइव, सो दिस इज अ न्यू कंसेप्ट जो आजकल सब लोग गूगल ड्राइव पे काम करते हैं। तो इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 15 GB। उसके बाद जो है यू कैन परचेज फॉर वेरी नॉमिनल अमाउंट लॉट ऑफ स्टफ। तो आपको अपने कंप्यूटर पे कुछ भी सेव करने की जरूरत नहीं है, सारी चीज आपकी क्लाउड पे सेव हो सकती है, आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये आपको जो स्क्रीन है बिल्कुल कंप्यूटर जैसी स्क्रीन दिख रही है, लेकिन प्रैक्टिकली ये कंप्यूटर पे नहीं है, ये सारा डेटा ऑनलाइन है और मैं कहीं पर भी किसी भी सिस्टम से ये डेटा एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, तो आपको एक सिंपल जो है ऐसे गूगल ड्राइव बनानी है, और गूगल ड्राइव के अंदर अपनी कंपनी का ये देखिए, जैसे आप कोई भी अपने कंप्यूटर के अंदर स्पेस देख सकते हैं, ऐसी गूगल ड्राइव आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो आपको गूगल पर लिखना है ड्राइव फॉर डेस्कटॉप, गूगल ड्राइव फॉर डेस्कटॉप, और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आप ये जैसे कोई नॉर्मल फोल्डर चलाते हैं, इसे भी वैसे नॉर्मल फोल्डर की तरह चलाना है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके बाद जो है आप अपनी कंपनी का फोल्डर उसके अंदर बना सकते हैं, और कंपनी का फोल्डर बना के मंथ ऑन मंथ आप सारी चीजें सेव कर सकते हैं। उसके अंदर आपके सारे जीएसटी के चलान आ जाएंगे, आपकी सारी बैंक स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, आपके सारे इनवॉइसेज आ जाएंगे, आपकी सारी जीएसटी की वर्किंग, GSTR 1, GSTR 2A का रिकंसिलेशन, GSTR 3B, टीडीएस के सारे चलान आ जाएंगे, टीडीएस की रिटर्न्स आ जाएगी, फॉर्म 16 आ जाएंगे, आपके ईयर ऑन ईयर बैलेंस शीट्स आ जाएंगी, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सारे फाइनेंशियल्स उसके अंदर आ जाएंगे, आपके डायरेक्टर्स की ITR उसके अंदर आ जाएंगी। अब किसी को भी कभी भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए आपके बिजनेस ओनर को, उसे पता है वो इंफॉर्मेशन कहाँ पर है, और वो जो है उस लिंक पर जाके क्लिक कर सकता है और उसके अंदर इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकता है। ठीक है, कल आपसे भी कोई इंफॉर्मेशन मांगता है तो ये नहीं कि मेरे को एज अ अकाउंट्स हेड खुद जाके उसके अंदर देखना पड़ेगा, यार 2 साल की इंफॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगी, कैसे मिलेगी। कोई भी जो है उस फोल्डर के अंदर जा सकता है आपकी टीम के अंदर से, और उसको एक्सेस करके वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकता है, और यहाँ पे आपका भी टाइम कम वेस्ट होगा और बॉटल नेक्स भी क्रिएट नहीं होगी, चीजें फास्ट मूव करेंगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है गूगल ड्राइव यूज करें अपने बिजनेस के लिए। कहीं पे क्वेश्चंस भी रेज होते हैं वेदर इट इज सेफ टू यूज गूगल ड्राइव और नॉट। सो फार इन आवर एक्सपीरियंस इट इज बीन सेफ टू यूज गूगल ड्राइव, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि डेटा करप्ट हो गया या वो डेटा नहीं मिल रहा है, बट स्टिल वी कैन ऑल्सो गेट द डेटा रिट्रीव फ्रॉम गूगल इन केस समथिंग हैपन्स, बट स्टिल इट इज एडवाइजेबल कि आप जो है उसका रेगुलर बैकअप लेते रहिए। वो तो हमारा सिस्टम भी कभी भी क्रैश हो सकता है, तो हम रेगुलर बैकअप लेते रहते हैं। सिमिलरली गूगल ड्राइव से भी यू कैन टेक रेगुलर बैकअप, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी स्टार्ट यूजिंग गूगल ड्राइव। कितने लोग गूगल ड्राइव यूज कर रहे हैं वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, यस नो?
Okay, lot of people are already using Google Drive. So we need to properly organize our data in Google Drive and we should give access of that Google Drive. उस Google Drive का जो ओनर है वो होना चाहिए, कौन सा मेल आईडी होना चाहिए, कौन से मेल आईडी पे हमें एक्सेस देना चाहिए गूगल ड्राइव का? सीए के आईडी पे, अकाउंटेंट के आईडी पे, फाइनेंस, राइट। सो तेजल इज राइट। जो हमने फंक्शनल मेल आईडी बनाया है finance@yourcompany.com, उस पे जो है दैट शुड बी द ओनर ऑफ दैट गूगल ड्राइव वेयर इन ऑल आवर डेटा इज सेव्ड, राइट। Then there is a very important aspect that is called compliance tracker. So compliance tracker के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे compliances हम मिस कर जाते हैं due to some or the other reason. और वो compliance जो है, क्योंकि जैसे जीएसटी लॉ आया, तो जीएसटी लॉ जब से आया था उसके अंदर इतने सारे चेंजेस आए जा रहे हैं that it is very difficult to keep track of those changes, right? And when अगर फॉर एग्जांपल आपके चार्टेड अकाउंटेंट भी हैं एंड दे आर ओवरवेल्म्ड विद द वर्क, उनके पास टाइम ही नहीं है आपको ध्यान में रखने के लिए, तो आप बहुत सारी डेडलाइंस अपनी मिस कर जाते हैं। कभी कभी आपको अपने डायरेक्टर्स के केवाईसी कराने होते हैं एमसीए पर, और लास्ट डे क्या होता है कि वेबसाइट ही नहीं चलती है। तो हम जो है एक कंप्लायंस ट्रैकर बना सकते हैं जिसके अंदर जो है हम सारे के सारे अपने कंप्लायंसेस मेंशन कर सकते हैं। कंप्लायंसेस के अंदर मोस्टली इफ वी टॉक अबाउट ऑल द बिजनेसेस, हमारे इनकम टैक्स आ जाता है, हमारा जीएसटी आ जाता है, हमारा टीडीएस आ जाता है, और हमारे ईएसआई पीएफ के कंप्लायंसेस आ जाते हैं। हम सबकी डेट वाइज डेट यहाँ पे लिख सकते हैं और हम ट्रैक कर सकते हैं कि वो कंप्लाइड है, वो इन प्रोग्रेस है, वो पेंडिंग है। तो अगर आप अपने चार्टेड अकाउंटेंट से काम करा रहे हैं या फिर कोई एक्सटर्नल एजेंसी से काम करा रहे हैं, तो आप ये कंप्लायंस कैलेंडर बनाइए और कंप्लायंस कैलेंडर बना के जो है उनसे ये मंथली बेसिस पर अपडेट कराइए कि व्हाट आर द कंप्लायंसेस। कितने लोग ऐसे हैं जो फॉर्म 16 इशू ही नहीं करते हैं? ठीक है, क्वार्टरली टीडीएस रिटर्न तो फाइल करते हैं लेकिन फॉर्म 16 इशू ही नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स देयर इज अ क्लॉज कि अगर हम फॉर्म 16 इशू नहीं करेंगे तो वहां पर जो है हमें पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगेगी। आज की डेट तक गवर्नमेंट ने वो पेनल्टी स्टार्ट नहीं करी है, लेकिन जिस दिन गवर्नमेंट वो स्टार्ट कर देगी उसी दिन से जो है आपकी पेनल्टी के नोटिस से आप भर जाओगे, और फिर आपके ऊपर बात आएगी कि भाई ये काम क्यों नहीं किया, अकाउंट्स टीम ने ये काम क्यों नहीं किया, जब उन्हें पता होता है कि ये काम करना होता है, राइट। और अगर आपकी चेकलिस्ट के अंदर, कंप्लायंस ट्रैकर के अंदर वो टास्क डला हुआ है, तो इट विल बी अ 5 मिनट्स 10 मिनट्स जॉब फॉर एनी जूनियर पर्सन टू डू दैट टास्क, कि हाउ टू डाउनलोड फॉर्म 16 क्वार्टरली फ्रॉम टीडीएस पोर्टल। सिमिलरली बहुत सारी, अगर आप गूगल एडवर्ड्स पे खर्चा कर रहे हैं तो जो आप टीडीएस वहां से डिडक्ट करते हैं, आपको वो टीडीएस के सर्टिफिकेट अपलोड करने होते हैं गूगल की साइट पे और उसका क्रेडिट वापस लेना होता है, राइट। ऐसे ही फेसबुक के साथ होता है, या कोई भी पेमेंट जो ऑटोमेटिक हो रही है, अगर आपके पेमेंट गेटवेज हैं वहां पे भी ऐसे ही प्रोसीजर फॉलो होता है। तो ऑल दो थिंग्स इफ वी पुट इनटू द चेकलिस्ट एंड कंप्लायंस ट्रैकर, वी कैन कीप अ ट्रैक ऑफ दोस टास्क। जो भी काम हम थर्ड पार्टी से भी करा रहे हैं तो उनका काम हम मॉनिटर कर सकते हैं कंप्लायंस ट्रैकर के थ्रू। तो हमने डिस्कस किया इनकम टैक्स के कंप्लायंसेस होते हैं, जो हमारे को मंथली टीडीएस डिपॉजिट कराना होता है, क्वार्टरली टीडीएस रिटर्न्स फाइल करनी होती है, क्वार्टरली फॉर्म 16 इशू करने होते हैं अपने वेंडर्स को, उनसे बैलेंस रिकंसिलिएशंस करने होते हैं। जो हमारे लोन्स होते हैं तो उनकी हमें ईयरली जो है बैलेंस कंफर्मेशंस लेनी होती है। उसके अलावा हमारे जीएसटीआर 1 भरनी होती है, जीएसटीआर 3 भी फाइल करनी होती है, जीएसटी के अंदर भी टीडीएस के लॉज होते हैं, टीसीएस के लॉज होते हैं, वो हमें अडेयर करने होते हैं। आरओसी के अंदर हमें ड्यूरिंग द ईयर बहुत सारे कंप्लायंसेस करने होते हैं, डायरेक्टर केवाईसी, एमएसएमई फॉर्म हमें फाइल करना होता है। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि कोई भी एक बंदा, क्योंकि आप सीए ऑफिस में तो काम कर नहीं रहे, अगर सीए ऑफिस में काम कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि एक ट्रेंड चल रहा होता है कि अब ये कंप्लायंस करने हैं, अब ये डेडलाइन है, बट वी आर वर्किंग इन अ ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हमें जो है पावरफुल बनना है सिस्टम के माध्यम से, पावरफुल बनना है, हमारे सिस्टम्स विल टेल अस कि दीज आर द कंप्लायंसेस। एंड पहले क्या होता था, सीए हमारे पीछे होते थे, अब हमें अकाउंट्स टीम को सीए के पीछे होना है कि सर अब ये डेडलाइन आ गई है, ये काम करा दीजिए, ये काम हमारा मिस नहीं होना चाहिए, राइट। तो आपको लगता है अगर हमारी जो लेट फीस पेनल्टीज इसमें से बचेगी तो हमारे को एक पीस ऑफ माइंड मिलेगा और हमारी मैनेजमेंट भी हमसे खुश होगी? यस और नो? लगता है लोगों को? खाली लक्ष्मण जी को लगता है? अच्छा, ओके, गुड, ठीक है फ्रेंड्स, गुड।
सो फ्रेंड्स, हमने डिस्कस की बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स अपने अकाउंट्स फाइनेंस की, कि सबसे पहले हमारा फंक्शनल मेल आईडी होना चाहिए, हमारी चेकलिस्ट कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, वो चेकलिस्ट हम डेटा स्टूडियो में भी प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर बेटर मैनेजमेंट ऑफ वर्क, जो हमारे मोबाइल में भी आ जाती है और हमारी स्क्रीन पे भी आ जाती है। उसके अंदर हम हाउ टू डू गाइड बनाते हैं कि वो काम कैसे होगा, हम अपने चार्ट ऑफ अकाउंट से स्टैंडर्डाइज करते हैं अपनी चीजें, हम प्रोसेसेस समझते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन के, और उस हिसाब से अकाउंट्स डिपार्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। सारे प्रोसेसेस में अकाउंट्स और फाइनेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, राइट। उसके बाद जो है हम सारे अपने बिजनेस रिलेटेड पासवर्ड्स एक जगह सेव करके रखते हैं, हम गूगल ड्राइव बनाते हैं जिसमें हमारे सारे डॉक्यूमेंट सिस्टमेटिकली सेव होते हैं, और हम जो है एक कंप्लायंस ट्रैकर बनाते हैं जिससे हम इंश्योर रहते हैं कि इनकम टैक्स, जीएसटी, आरओसी से हमें जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर हम ये सारे काम कर लेंगे। ठीक है जी। तो आपको लगता है इस चीजों से आपकी अकाउंटिंग प्रोसेस ऑटोमेट होंगे और टेंशन कम होगी और काम ज्यादा होगा? यस, नो? आई नो लॉट ऑफ पीपल आर ऑलरेडी डूइंग इट, वी आर मूविंग टू नेक्स्ट लेवल ऑल्सो, कि ये सारी चीजें तो हमें पता ही है कि हम सब करते हैं, तो अब व्हाट नेक्स्ट, और हमें क्या करना चाहिए। सो वी आर कमिंग टू दैट पार्ट ऑल्सो। या ओके जी, ठीक है। अब हम चलते हैं और इंटरेस्टिंग चीजों के ऊपर, जो कि हमारे लेवल की चीजें हैं। ठीक है, ये चीजें तो करनी करनी है, मैंडेटरी है, किसी को भी करनी ही पड़ेंगी। अब नाउ व्हाट इज नेक्स्ट एंड व्हाट इज फॉर अस इन टुडेज प्रेजेंटेशन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स कि हम एक अकाउंटेंट के लेवल से ऊपर उठें और हम एक मैनेजमेंट के पार्ट बने, वेयर इन वी असिस्ट मैनेजमेंट टू मूव देयर कंपनी टू द नेक्स्ट लेवल। एंड हाउ वी कैन डू इट? We can do it by giving proper reporting to our management. So very important aspect for any organization is MIS reports. MIS is Management Information System. So we prepare the reports, MIS reports, so that our management remain informed कि मेरी सेल्स कितनी है, मेरी प्रोडक्ट वाइज सेल कितनी है, मेरी एरिया वाइज सेल्स कितनी है, मेरे सेल्स तो है, मेरा एक्सपेंसेस कितना है, मंथ ऑन मंथ पिछले महीने मेरी सैलरी कितनी थी, इस मंथ सैलरीज कितनी है, पिछले महीने जो है मेरे बिजली का बिल कितना आया था, इस मंथ मेरा बिजली का बिल कितना आया है, मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, जो पैसा मैंने कमाया है, 10 लाख रुपए मैंने महीने का कमाया है, तो 10 लाख रुपए है कहां पर? या तो मेरे बैंक में होने चाहिए, या फिर मेरे कैश या मेरा स्टॉक के अंदर वो पैसा होना चाहिए, या फिर मेरे डेटर्स के अंदर वो पैसे होने चाहिए। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम अपने बिजनेस को बांध के रखें। बिजनेस को बांध के रखने के लिए अकाउंट्स एंड फाइनेंस प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल। तो हम एक पोल लेंगे यहाँ पे कि कितने लोग जो है MIS रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं और अपनी मैनेजमेंट को देते हैं, और मंथली MIS मीटिंग्स होती हैं जहां पे मैनेजमेंट डिस्कस करती है कि हमारे क्या सेल्स नंबर है, क्या प्रॉफिट नंबर है। राइट, वेरी गुड। सो अराउंड 36% लोग जो है ऐसे हैं जहां पे MIS रिपोर्ट्स बनती हैं, और अराउंड 32% लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ जिनकी MIS रिपोर्ट्स अभी नहीं बनती हैं। ओके, ठीक है फ्रेंड्स। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमारी MIS रिपोर्ट बननी चाहिए और हमारी मैनेजमेंट के पास जानी चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है? हमें चेकलिस्ट के अंदर टास्क डालना है कि मंथली मेरे पास MIS आनी चाहिए। अब MIS बहुत तरीके की होती है। सबसे पहली MIS होती है सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि मेरी कितनी सेल्स हुई है, कितना एक्सपेंस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है। बट फ्रेंड्स, सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉट इनफ। आप उसको चेक करना बहुत जरूरी है कि जो MIS आपका प्रॉफिट दिखा रही है वो एक्चुअल प्रॉफिट है या वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। अगर वो एक्चुअल प्रॉफिट है देन इट्स वेरी गुड, बट वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है तो आप बहुत सारे गलत बिजनेस डिसीजंस भी ले सकते हैं। तो कैसे चेक करेंगे कि आपका जो MIS प्रॉफिट दिखा रही है या लॉस दिखा रही है वो एक्चुअल है या नहीं है? कैसे चेक करेंगे? चैट में लिख सकते हैं आप लोग कैसे चेक करते हो कि यार जो आपने प्रॉफिट दिखाया है MIS के अंदर वो प्रॉफिट सही है या नहीं है? एनीवन? कैश फ्लोज, वेरी गुड चंदन।
तो हमें जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी होती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है कि यार जो हमने प्रॉफिट कमाया, पैसा कहीं दिखना तो चाहिए। यस और नो, लोगों को समझ आ रहा है? या फिर लोग सोच रहे हैं यार कैश फ्लो भी बनानी पड़ेगी इसलिए इग्नोर कर रहे हैं? हाँ, यस और नो? ओके। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उससे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम दिखाते हैं, हम एक मैच करते हैं। क्या मैच करते हैं? कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया है और कंपनी ने के पास कितना कैश है। दोनों को मैच करते हैं कि जो हमने प्रॉफिट कमाया है वो हमारे अकाउंट में आया है या नहीं आया। जो भी हमने प्रॉफिट कमाया है वो कहाँ कहाँ पर हो सकता है? वो हमारे बैंक में हो सकता है, उसके हमारे स्टॉक इन्वेंट्री हो सकती है कि हमने इन्वेंट्री ज्यादा, हमारी इन्वेंट्री बढ़ गई है उतने पैसों से, या हमारे स्टॉक के अंदर हो सकता, या हमारे डेटर्स के अंदर हो सकता है कि मैंने सेल तो कर दी है लेकिन पैसे आने हैं पार्टी से। तो आप एक ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का एग्जांपल देख सकते हैं कि कैसे जो है हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं, या आप मैनुअली भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से भी ये कैश फ्लो स्टेटमेंट निकल सकती है अगर आपकी अकाउंटिंग सही है तो, राइट। और अगर आपके पास कच्चे पक्के का काम जो है ज्यादा नहीं है तो फिर आपके जो सिस्टम से ही ये कैश फ्लो स्टेटमेंट निकल सकती है और एक प्रॉपर स्टेटमेंट निकल के आपके ओनर को मिल सकती है कि सर हमने 5 लाख रुपए कमाए हैं, 5 लाख रुपए आपके उसमें से 2 लाख रुपए का बैंक बैलेंस बढ़ गया, 1 लाख रुपए का आपके लोन्स कम हो गए हैं, 2 लाख रुपए के आपने फिक्स्ड एसेट खरीद लिए, वो आपने एसी खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, और इतने से आपके मार्केट में पैसे आने हैं, राइट। और मंथ ऑन मंथ हम उसे कंपेयर कर सकते हैं। तो ये जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट एमआईएस रिपोर्ट बना देते हैं, तो एमआईएस रिपोर्ट होती है हमारा हिस्टोरिकल डेटा। तो आप ये एमआईएस रिपोर्ट भी देख सकते हैं कि कैसे हमारा रेवेन्यू है, मंथ ऑन मंथ हम कंपेयर कर सकते हैं, कितना परसेंट हमारा पिछले महीने से बढ़ा हुआ है, कौन से हमारे खर्चे हैं, हर महीने हमारे कितने जो खर्चे हैं वो मंथ ऑन मंथ हमारे कितने इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने अपना बना लिया पी एंड एल, हमने अपना बना लिया कैश फ्लो स्टेटमेंट। और क्या देते हैं आप एमआईएस रिपोर्ट में अपनी मैनेजमेंट को, जो आपकी मैनेजमेंट हर वीक आपसे मांगती है? चैट में बताइए कौन सी रिपोर्ट्स मांगती है मैनेजमेंट को? कौन सी रिपोर्ट्स चाहिए होती है? जो बिजनेस ओनर से आपको कौन सी रिपोर्ट्स चाहिए होती है वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर अपनी अकाउंट्स टीम से? जीपी रेशो चाहिए होती है कि कितना हमने ग्रॉस प्रॉफिट कमाया है। बाकी लोगों को अकाउंट रिसीवेबल नहीं चाहिए होती, डेटर की लिस्ट। रेवेन्यू रिपोर्ट डेली चाहिए होती है, वेरी गुड। स्टॉक की वैल्यूएशन, ठीक है, स्टॉक की वैल्यूएशन जनरली अकाउंटेंट नहीं देता है। अकाउंट रिसीवेबल, डेटर्स, अकाउंट्स पेबल, ये तो हमें वीकली बेसिस पर चाहिए होती है। हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे कि हम वीक में एक दिन जो है सारी पेमेंट्स करेंगे, हम जो है वीक में 2 बारी जो है फॉलो अप करेंगे। वो फॉलो अप पेमेंट्स का कौन करेगा? वो फॉलो अप जिसे करना था वो फॉलो अप कर रहा है या नहीं कर रहा, ये हम अपनी चेकलिस्ट के अंदर टास्क डालेंगे और देखेंगे कि वो सारे काम हमारे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। स्टैट्यूटरी ड्यूज की हमारे को रिपोर्ट चाहिए होती है। तो फ्रेंड्स, एमआईएस रिपोर्ट्स के अंदर हमारी मल्टीपल रिपोर्ट्स होती है जो हमने डिस्कस किया। हमारा होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को हम फर्दर सेग्रीगेट कर सकते हैं कि वो हमारा, फॉर एग्जांपल एक हमारी फैक्ट्री है, एक शोरूम है, तो शोरूम का अलग प्रॉफिट एंड लॉस, फैक्ट्री का अलग प्रॉफिट एंड लॉस। अगर हमारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, अगर हमारे पास एक रिलायंस का प्रोजेक्ट है, एक हमारे पास लेट्स सपोज अदानी का प्रोजेक्ट है, तो रिलायंस के प्रोजेक्ट पे कितना प्रॉफिट है, अदानी के प्रोजेक्ट पे कितना प्रॉफिट है। फिर हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, हमारी बैलेंस शीट होती है मंथली बेसिस पर, और जो है हमारी जो है बहुत सारी जीपी रेशो जैसे हमने डिस्कस किया, और हमारी अकाउंट रिसीवेबल, जो हमारी अकाउंट रिसीवेबल होते हैं दैट शुड बी विद प्रॉपर एजिंग, कि 30 डेज पुराने कितने डेटर्स हैं, 60 डेज पुराने कितने डेटर्स हैं, 90 डेज पुराने कितने डेटर हैं। अगर आप बैंक में 3 महीने तक पेमेंट नहीं करते तो आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो सिमिलर वी शुड हैव विद आवर डेटर्स ऑल्सो, कि यार अगर एक टाइम पीरियड तक अगर हमारी पेमेंट नहीं आई ना तो हम उसे एनपीए घोषित कर देंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और जो फिर जो बिजनेस ओनर है वो हमारे डेटर की जान के पीछे पड़ जाएगा कि भैया पैसे निकालो, either by taking some legal actions or by constant follow-ups to that person, or by sending some notices etc to that person, right? तो हमें एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, तभी हम जो है कैश फ्लो पॉजिटिव हो पाएंगे अपने बिजनेस के अंदर।
तो ऐसी मल्टीपल रिपोर्ट्स हम बना सकते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि ये हमारी डेटर की एजिंग एक रिपोर्ट है। इस डेटर के अंदर आप ये फॉलो अप के अंदर राइट साइड में आप देख सकते हो कि पहले हम टीम जो है नॉर्मल कॉल करती है, नॉर्मल कॉल के बाद मेल के ऊपर रिमाइंडर डालती है, रिमाइंडर मेल के बाद जीएसटी का नोटिस। आपके जीएसटी के पोर्टल के अंदर एक ऑप्शन होती है जिसके अंदर से जो है आप एक कम्युनिकेशन भेज सकते हो दूसरे बंदे को। जब वो कम्युनिकेशन दूसरे बंदे के पास जाता है, उसे लगता है कि यार जीएसटी डिपार्टमेंट के अंदर से नोटिस आया है मेरे पास, तो काइंड ऑफ थोड़ा सा उसकी जो है लोगों को लगता है कि दिस इज अ नोटिस फ्रॉम स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, सो वी शुड मेक दोस पेमेंट। उसके बाद आप अगर एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो तो एमएसएमई का एक नोटिस भेज सकते हो कि यार पेमेंट कर दो, नहीं तो हम एमएसएमई में कर देंगे। और फिर अगर आपको एस्केलेट करना है अगर उसको केस करना है तो केसेस भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि वो पेमेंट नहीं आएगी और आपको बैड डेट करनी है, तो आइदर वी कैन इशू अ क्रेडिट नोट जहां पे हमें जीएसटी का इनपुट रिवर्स हो जाएगा, या फिर जो है हम बैड डेट बुक कर सकते हैं। अगर हम बैड डेट बुक करते हैं तो वो हमारी कॉस्ट के अंदर बुक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो दिस इज अबाउट एमआईएस रिपोर्ट। ठीक है, क्या क्या किया हमने डिस्कस? प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, डेटर्स लिस्ट, क्रेडिटर्स लिस्ट एंड आर बैलेंस शीट। ये हमारे पास मंथली बेसिस पे हमारी P&L आना चाहिए कम से कम। वीकली बेसिस में मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि हमें भी अपने लिमिटेशन के अंदर रह के चीजें करनी है, प्रैक्टिकली जो डुएबल है वही हमें डालनी चाहिए। तो प्रैक्टिकली हम मंथली एमआईएस रिपोर्ट बना के देंगे। एमआईएस रिपोर्ट बनाने से पहले हम अकाउंटिंग चेकलिस्ट से चेक करेंगे कि हमारी अकाउंटिंग कंप्लीट है या नहीं। अकाउंटिंग चेकलिस्ट के अंदर क्या क्या चेक करेंगे कि हमारा बैंक अकाउंट अप टू डेट है या नहीं है, हमारे सारे सेल्स के इनवॉइसेस चढ़ गए हैं, हमारे परचेज के इनवॉइसेस चढ़ गए हैं, डेटर की लिस्ट, क्रेडिटर की लिस्ट हम चेक करेंगे और फिर हम एक एमआईएस रिपोर्ट बना के देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आता है कि हम जो है ये अब अगर हम एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो डेफिनेटली वी वुड हैव सम इंटरनल कंट्रोल्स जहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स हैं या नहीं है। वो कैसे कर सकते हैं? हम अपने डेटर्स और क्रेडिटर्स की रिकंसिलिएशन कर सकते हैं। हम अपनी जो स्टॉक है उसकी हम फिजिकल चेक कर सकते हैं कि उतना स्टॉक हमारे पास है या नहीं है। तो जब हम ये सारे ऑडिट के प्रोसीजर्स यूज करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे अकाउंट्स एक सही डायरेक्शन में आ रहे हैं। आप इसके लिए एक्सटर्नल एजेंसीज, आप स्टार्टर सीएफओ को भी हायर कर सकते हैं और दूसरे चार्टेड अकाउंटेंट्स को भी हायर कर सकते हैं, जो आपकी ऑडिट करके आपको ये सिस्टम्स को देखते हैं और बताते हैं, आपकी अकाउंटिंग देख के चेक करके, चेकलिस्ट चेक करके बताते हैं कि आपकी चेकलिस्ट प्रॉपर है या नहीं है, उसके अंदर क्या करेक्शंस हो सकती है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चनर्स दिखाना, ये आपको एक इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। ये इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में एक स्कूल की इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट है। पहले वहाँ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आ गया है, फिर स्कोप आ गया, फिर ऑडिट ऑब्जर्वेशन आ गई है कि एडवांस टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं करी हुई, पैटी कैश के एक्सपेंसेस बुक नहीं करे हुए, फिक्स्ड एसेट का रजिस्टर मेंटेन प्रॉपरली नहीं किया हुआ, सिस्टम्स बनाने हैं कैश के इन एंड आउट के, वहाँ पे लीकेजेस हो सकती है, आपके जो टैली कॉलर्स हैं उनका जो इंसेंटिव का सिस्टम है वो प्रॉपरली मैनेज नहीं है, आपकी जो अकाउंट्स ऑडिट हैं वो मंथली होना चाहिए, आपकी जो वेंडर्स है उससे कोटेशन आने चाहिए, 3-4 कोटेशन आने चाहिए, फिर हमें परचेजेस करनी चाहिए, टीडीएस को जो है प्रॉपरली डिडक्ट करना चाहिए। तो ये सारे जो है ऑडिट जब हम करते हैं तो ये ऑब्जर्वेशंस निकलती है और हम अपने अकाउंट्स टीम को स्ट्रेंथन कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं। इससे हमारी मैनेजमेंट की रिपोर्टिंग भी सही होती है और रेगुलेटरी पर्पज से भी हमारी चीजें सही होती हैं। कुछ क्वेश्चन एयर्स भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। क्वेश्चन एयर्स से भी जो है हमें पता चलता है कि हमारे प्रॉपर सिस्टम्स इन प्लेस हैं या नहीं है। Anyone has any questions so far? So people having questions can raise hand. We are sharing few questionnaires also in the meantime. Yeah. तो जैसे आप ये जो है क्वेश्चनेयर देख सकते हैं कि इससे काफी क्वेश्चंस जब हम पूछते हैं तो काफी चीजों के हमें सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं कि हम जो है अपने बजट बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, जो हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसके लिए कोई मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल, कौन से डिपार्टमेंट के कौन मैनेजर्स है। ठीक है, तो आशीष इज आस्किंग कि हम जीएसटी से कैसे रिमाइंडर डाल सकते हैं, सो विल कम बैक ऑन दैट। ठीक है, तो अब हमारा जो कैश हैंडलिंग है उसका कोई फिजिकल
ऑडिट या फिजिकल चेक कोई करता है या नहीं करता है, या फिर एक ही बंदा है जो कैशियर भी है, उसके ऊपर कोई चेक है या नहीं है। हमारे पास जो है कोई इंडिविजुअल्स फिजिकल पैटी कैश का किसका फिजिकल एक्सेस है, वो उसका कोई लॉक सिस्टम है या नहीं है, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उसकी क्या हमारी स्ट्रैटेजी है। तो ऐसे कर करके हमारे फिक्स्ड एसेट जो हम परचेज करते हैं उसके लिए हम कोई क्वेश्चनएयर मंगवाते हैं या नहीं मंगवाते। तो हमारे जो है ऐसे मल्टीपल जो है क्वेश्चनएयर्स पूछ के हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट के, एचआर डिपार्टमेंट के, फाइनेंस डिपार्टमेंट के, सेल्स डिपार्टमेंट के, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के, सारे डिपार्टमेंट के हम ऐसे क्वेश्चनएयर से इंटरनल ऑडिट कर सकते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में व्हाट इज गोइंग वेल, व्हाट इज नॉट गोइंग वेल, व्हाट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। ओके जी। तो ये आप देख सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग क्वेश्चनएयर्स होते हैं कि हमारी क्या लीव पॉलिसी है, लीव पॉलिसी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड है या नहीं है लोगों को, राइट। ठीक है, विल मूव बैक टू आवर प्रेजेंटेशन। ठीक है जी। तो हमने पहले MIS रिपोर्ट बनाई, हमने अपना इंटरनल ऑडिट करा लिया। बजट, सो विल लॉन्च अ पोल दैट हाउ मेनी ऑफ अस प्रिपेयर बजट, कि अगले एक साल के अंदर मेरी कितनी सेल्स होंगी, कितने एक्सपेंसेस होंगे, कितने प्रॉफिट होंगे। तो हमने ऐसा कोई बजट बना रखा है, बनाते हैं हम बजट, उसके हिसाब से हम खर्चा करते हैं। तो MIS रिपोर्ट इज फॉर हिस्टोरिकल डेटा, कि पिछले 5 महीनों में 6 महीनों में क्या हुआ है, उसी के बेसिस पे हम अपना आगे का बजट बना सकते हैं। पिछले साल का देख के हम अपना बजट बना सकते हैं और उस बजट के हिसाब से हम चल सकते हैं। बजट भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस बजट और एक होता है कैश बजट। कैश बजट के अंदर हम डालते हैं कि जो हमारी सेल्स है उसकी कलेक्शन कब होगी, जो हमारी पेमेंट्स है उसकी पेमेंट्स कब होगी। और प्रॉफिट एंड लॉस इज द सिंपल सेल्स एंड expenses budget that we prepare. So it's very good that more than 50% of the people are preparing this budget. What is the software that we use for preparing budgets? Excel में करते हैं या कैसे करते हैं, चैट में बता सकते हैं। ओके, मंथली बजट हम प्रिपेयर करते हैं, वेरी गुड। So you got a 50% people are preparing budget. So 50% people are preparing budget, 50% of people are not able to prepare budgets. हम एक्सेल में करते हैं, हाँ जी, वेरी गुड। सो वी नीड टू प्रिपेयर बेस्ड ऑन आवर MIS रिपोर्ट, वी प्रिपेयर बजट्स, जिससे हमारी मैनेजमेंट को पता रहे कि यार अगले महीने में कितना पैसे कमाऊंगा या कमाऊंगी, और वो पैसों के लिए मैं अपना नया बिजनेस डेवलपमेंट का बंदा हायर कर लूं, या फिर मैं नई मशीनरी खरीद लूं, या फिर जो है मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूं, मैं PR एजेंसी हायर कर लूं या नहीं कर लूं, मेरे को कहाँ पे जरूरत है कहाँ जरूरत नहीं है। एक बजट से काफी क्लैरिटी हो जाती है चीजों की। ठीक है जी। फिर हम बजट बनाते हैं एंड देन वी मेक अ लॉट ऑफ सिस्टम्स इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट फ्रॉम माय साइड टू ऑल ऑफ यू इज कि यार कंपनी जितने पैसे कमा रही है ना, तो हर महीने उतने पैसे ना सिस्टम से बाहर निकलने चाहिए। जो हमारे बिजनेस ओनर है ना, दे हैव पुट देयर ऑल एफर्ट्स थ्रू आउट देयर लाइफ टू मेक बिजनेस टू द लेवल जहां पे आज वो बैठे हैं। इट्स नॉट अ ओवरनाइट सक्सेस और ओवरनाइट जर्नी बेसिकली। तो ये बजट का आप एग्जांपल देख सकते हैं कि कैसे जो है बजट बेसिकली प्रिपेयर होते हैं, कि हम अपने एक्सपेंसेस को देखते हैं कि अगले पूरे साल हमारे एक्सपेंसेस कैसे कैसे होंगे, कितने कितने होंगे, और फिर हम अपना एक बजट ये भी बनाते हैं कि हम कैसे पैसे निकालें बिजनेस में से। तो हम जितना भी प्रॉफिट हमारा बिजनेस कमा रहा है, वो प्रॉफिट हम हर महीने अपने बिजनेस से निकालेंगे। अगर हम 100% नहीं निकालेंगे तो उसमें से 70% 60% हम निकालेंगे। या तो हम अपने लोन रीपे करेंगे, या फिर हम अपनी फिक्स डिपॉजिट्स बनाएंगे, या फिर जो है हम किसी ना किसी रूप से वो पैसे निकालेंगे। तो ऑल द बिजनेस ओनर शुड हैव देयर सैलरीज, एंड जस्ट लाइक ऑल दी सैलरीज आर गोइंग फॉर अदर पीपल, तो बिजनेस ओनर्स की भी सैलरी हर महीने जानी चाहिए और उनकी वेल्थ क्रिएशन होनी चाहिए। क्योंकि बिजनेसेस तो ऐसे होते हैं कि जितना मर्जी पैसे लगाते चले जाओ, अगर हमें बिजनेस में री इन्वेस्ट करना है, सो वी विल मेक अ प्रॉपर बजट आउट ऑफ इट एंड विल री इन्वेस्ट इनटू द बिजनेस, बट वी शुड मेक श्योर दैट व्हाटएवर प्रॉफिट्स कंपनी इज मेकिंग, we should take out that business from the system
We should take out that profits from the system and we should make reserves out of those profits. तो अकाउंट्स और फाइनेंस सिस्टम ना बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है। अकाउंटेंट्स जो यहाँ पे अकाउंटेंट्स बैठे हैं, आपको क्या लगता है कि अगर आप इस माइंडसेट के साथ मैनेजमेंट के साथ जुड़ोगे कि यार कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है वो पैसे मैनेजमेंट के घर पहुंचने चाहिए, तो मैनेजमेंट विल लाइक यू या फिर वो बोलेंगे यार ये एक पागल है? व्हाट डू यू थिंक? Would that create some good impact on you from management side? Yes or no? Okay. तो खाली चंदन जी को करेगा, 2-4 लोगों को करेगा या सब लोगों को करेगा? Yes. So it's very important that we should try to see what is the true picture of our business, and we should communicate this picture to our business owners, and they deserve that profit, they deserve that right. और अगर कंपनी पैसे नहीं कमाएगी तो हम भी कैसे पैसे कमाएंगे? हमारे भी जो बंदे डिपेंडेंट है उस कंपनी पे वो कैसे पैसे कमाएंगे, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड हैव प्रॉपर सिस्टम्स। हमारे पास सिस्टम होने चाहिए वेंडर पेमेंट के, हमारे पास सिस्टम होने चाहिए डेटर के फॉलोअप के, हमारे पास सिस्टम होने चाहिए इन्वेंट्री के नंबर्स हमारे तक पहुंचने के लिए, हमारे पास सिस्टम होने चाहिए अपनी कंप्लायंसेस के और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस फाइल करने के, हमारे पास सिस्टम्स होने चाहिए कंपनी में से प्रॉफिट को विड्रॉ करने के लिए, राइट? उसके बाद जो है हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि वो पैसे हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें कंपनी लेवल पर, हम उसके म्यूचुअल फंड्स लें, हम फिक्स डिपॉजिट्स कराएं, जिससे जो है हमारे वो सेविंग्स होती रहे और जो है हम पैसिव इनकम जनरेट कर पाए। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि कंपनी के क्या फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान है, हमें नई मशीनरी खरीदनी है, हमें नई फैसिलिटी लॉन्च करनी है, या फिर जो है हमें कुछ और बिजनेस सेट करना है, उसके बेसिस पे वी कैन टेक लॉट ऑफ बिजनेस कॉल्स। अब 31 मार्च आ रही है तो हम सबको अपने बिजनेस की प्लानिंग भी करनी होती है, अपनी टैक्स की प्लानिंग भी करनी होती है। सब लोगों को लगता है कि यार हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हमारे सामने आए तो हम देखें कि हमारे को कितना, मेरी जीपी रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो पिछले साल थी तो इस साल भी मैं उतनी जीपी रेशो दिखाऊं, मेरा कितना नेट प्रॉफिट पिछले साल था उस हिसाब से सेल्स के नंबर पे मेरा नेट प्रॉफिट होगा, बाकी जो प्रॉफिट आ रहा है वो मैं कैसे निकालूं अपने सिस्टम्स के अंदर। तो ये सारी प्लानिंग अगर हम हेल्प करेंगे अपनी मैनेजमेंट को करने में, डिसीजंस लेने में, तो आपका जो फाइनेंस है ना वो कभी भी आपकी मैनेजमेंट को कॉस्ट नहीं लगेगी, वो हमेशा इन्वेस्टमेंट लगेगी, राइट? सो ट्राई टू मेक दोस चेंजेस इन योरसेल्फ so that your management gets lot of benefit out of your finance and accounts team. 15 मार्च को हमें एडवांस टैक्स जमा कराना है, तो सब लोग पैसे इकट्ठे कर लो एडवांस टैक्स जमा कराने के लिए और अपनी मैनेजमेंट को भेज सकते हैं कि सर इतना प्रॉफिट बन रहा है, इतना एडवांस टैक्स हमें जमा कराना पड़ेगा। ठीक है जी फ्रेंड्स, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है फंड रेजिंग का। तो फंड रेजिंग माइट नॉट बी रेलिवेंट फॉर ऑल ऑफ यू, सो वी विल डिस्कस इट लिटिल फास्ट। तो फंड रेजिंग में क्या होता है, आजकल कंसेप्ट चल रहा है कि यार कंपनी जो है ना, अब हम कंपनी एक ग्रोथ कंपनी में है, ग्रोइंग कंपनी में है, तो जब हम ग्रोइंग कंपनी में है तो वी वांट की जो हमारी कंपनी है ना वो भी नेक्स्ट लेवल पर आए, वो इन्वेस्टर से फंड रेज करे और वो अपना एक आईपीओ लेकर आए। तो जब भी जो कंपनीज होती हैं, जो छोटी कंपनीज होती है, स्टार्टअप्स होती हैं, वो फंड रेज करती है वीसी से, वेंचर कैपिटलिस्ट से। थोड़ी सी जो बड़ी कंपनी होती है जिनकी 10, 20, 50 करोड़ की टर्नओवर होती है, 100 करोड़ की टर्नओवर होती है, वो पैसे रेज करती है पीई से, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर से, जैसे आईसीआईसीआई हो गए, मोतीलाल ओसवाल हो गए, ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनसे वो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर से फंड रेज करती हैं। थोड़ी और बड़ी होती है तो फिर वो आईपीओ लेकर आती है, और आजकल छोटी कंपनीज भी एसएमई आईपीओ लेकर आ सकती हैं। हम अपना एसएमई आईपीओ के अंदर भी एक अलग से सेशन करेंगे, आप लोग वो भी अटेंड कर सकते हैं। फंडिंग के ऊपर भी हम अलग से सेशन करेंगे। तो आप यू कैन स्टे इन टच विद स्टार्टर सीएफओ, आप लिंक्डइन पे स्टार्टर सीएफओ को फॉलो कर सकते हैं, तो वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी इन सेशंस की और आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी। आपको लगता है ये नॉलेज आपके लिए यूजफुल रहेगी? यस और नो एक बार चैट में बता सकते हैं, यस नो, एज अ फाइनेंस पर्सन, एज अ बिजनेस ओनर? 100%, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, तो आप वो सारा हमारे को लिंक्डइन पे, हमारा टीम विल पेस्ट लिंक ऑफ लिंक्डइन जो आप फॉलो कर सकते हैं, तो आपको पता चलते रहेंगे सेशंस जब जब होते हैं तो आप वो अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी कंपनी फंड रेज करती है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले वो पिच डेक बनाती है। पिच डेक जो है एक पीपीटी होती है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी टीम से कि पैरेलली वो शो करते रहे कि हाउ डज इट लुक लाइक, सो दैट पीपल गेट अ आइडिया। तो पिच डेक जो है ना एक पीपीटी होती है जो बताती है कि हम क्या बिजनेस करते हैं, हमारे बिजनेस का क्या रेवेन्यू मॉडल है, हमारे बिजनेस का क्या फ्यूचर है, कौन हमारे कॉम्पिटिटर है। सब लोगों ने शार्क टैंक तो देखा ही होगा, तो शार्क टैंक में वो लोग आके पिच करते हैं,
तो ये हमारे मल्टीपल क्लाइंट्स हैं जिनके पिच डेक हमने बनाए हैं। तो जस्ट टू शो यू द फॉर रेफरेंस, आपको एग्जांपल के लिए, तो फॉर एग्जांपल हम यावी का देख रहे हैं। तो यावी जो है एक ई चार्जिंग स्टार्टअप है जो कि चार्जिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉनिक कार्स के लिए। तो ये पिच डेक के अंदर ये इनका क्या मिशन है, ये क्या बिजनेस करते हैं, और जो है ये लोग जो है कैसे रेवेन्यू, इनका मॉडल क्या रेवेन्यू मॉडल होगा, कौन लोग इनकी टीम के अंदर हैं, क्या इनकी फ्यूचर प्रोजेक्शंस है, कितनी बड़ी मार्केट है, कौन इनके कॉम्पिटिटर्स हैं। तो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन लिख के जो है वो इन्वेस्टर को प्रेजेंट करते हैं। जब इन्वेस्टर पिच डेक देखता है और अगर उन्हें पिच डेक अच्छा लगता है तो वो इंटरेस्ट दिखाते हैं अपना कंपनी के अंदर, और फिर जो है कंपनी के साथ नेगोशिएशन, नेक्स्ट लेवल की डिस्कशंस होती है। नेक्स्ट लेवल की जब डिस्कशंस होती हैं तो कंपनीज देखती है फाइनेंशियल मॉडल। ठीक है, फाइनेंशियल मॉडल क्या होता है? तो हमने जो फाइनेंशियल मॉडल, इसके अगले 5 सालों में, 7 सालों में, 10 सालों में हमारा कितना रेवेन्यू होगा, मल्टीपल फील्ड से हमारा कितना रेवेन्यू होगा, और हमारे कितने एक्सपेंसेस होंगे। Yeah. So I'll show you an example of a financial model you can see on my screen. तो आप बहुत लोगों ने जो है ऐसे सीएम में डेटा बनवाया होगा अपने सीए से फॉर टेकिंग लोन्स एटसेट्रा। तो फाइनेंशियल मॉडल इज अ डिटेल्ड बिजनेस प्लान इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, कि मेरे अगले 5 सालों में मंथ ऑन मंथ मेरा कितना रेवेन्यू होगा, कितने मेरा एक्सपेंसेस होगा। जो मेरा सेल्स फनल है वो सेल्स फनल कैसे चलता है, अगर मैं 10,000 रुपए गूगल पे खर्चा करता हूँ, उसमें मेरे 100 विजिटर्स आते हैं वेबसाइट पे, 100 विजिटर्स में से 50 सब्सक्राइब करते हैं, 50 जो सब्सक्राइब करते हैं उसमें से 10 लोग मेरी सर्विसेज लेते हैं, 10 लोग जो सर्विसेज लेते हैं उसमें से 5 मेरे रिपीटेड क्लाइंट्स होते हैं, 5 मेरे चले जाते हैं। तो एक ये सेल्स फनल बनता है, और ये सेल्स फनल बन के जो है हम अपनी सेल्स फोरकास्ट करते हैं, राइट। तो सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजी हो सकता है। कोई डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है तो वो कहेगा कि मैं 20 सेल्स वाले बंदे रखता हूँ, एक सेल्स का बंदा जो है मेरे को 1 लाख रुपए का काम देता है, 2 सेल्स के बंदे मेरे को 5 लाख का काम देते हैं, और ऐसे वो अपना सेल्स फनल जो है बनाते चला जाता है। जब वो अपना सेल्स फनल बनाते चले जाता है, वो अपने सेल्स फोरकास्ट और प्रोजेक्शंस जो है इसमें बता सकता है। इसमें सारे हम अपने खर्चों के भी फोरकास्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्सेज में मेरे कौन से बंदे मैं हायर करूंगा, उनकी कितनी सैलरी होगी, कितने कितने उनकी बंदों को मैं हायर करूंगा। ये सब करके हमारा एक मंथली और एनुअल जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारी बैलेंस शीट बन जाती है, हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बन जाता है, और हमारी कंपनी की वैल्यूएशन भी आ जाती है। तो जब हम इन्वेस्टर के पास अप्रोच करते हैं तो basically we present our pitch deck and then we present our financial model in front of them। ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा सा इसको मैंने फास्ट ट्रैक किया है बिकॉज इट्स अ वेरी डिटेल्ड सब्जेक्ट मैटर। तो इट वी हैव अ सेपरेट सेशन फॉर दिस, बट फॉर टुडे since our focus is more on business accounts automation, so we are just touching upon it because it is requirement of lot of businesses, right। उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि कौन से सेट ऑफ इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें हमें अप्रोच करना चाहिए फॉर दिस फंडिंग, एंड देन व्हाट इज द राइट वैल्यूएशन ऑफ माय कंपनी। तो वैल्यूएशन हम दो तरीकों से निकालते हैं। एक तो हम फ्यूचर में कंपनी कितना पैसा कमाएगी इससे निकालते हैं, उसे बोलते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो। और दूसरा हम निकालते हैं कि कंपेरेबल से, जैसे आप कोई प्रॉपर्टी लेने चाहते हैं एक लोकेलिटी में, तो आप देखते हैं कि यार जो साथ वाली इस लोकेलिटी में कोई और प्रॉपर्टी जो 200 गज का फ्लैट था वो कितने का बिका, ठीक है। तो हम उसके बेसिस पे किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन निकालते हैं। तो सिमिलरली हम देखते हैं कि अगर हम एक कॉल सेंटर है, तो उस कॉल सेंटर में अगर कौन सा ऐसा कॉल सेंटर है जिसने रिसेंटली फंड रेज किया है और उसकी कितनी वैल्यूएशन थी, वो अपनी सेल्स के कितने टाइम्स ऑपरेट कर रहा है, वो अपने नंबर ऑफ एजेंट्स के कितने टाइम ऑपरेट कर रहा है। तो ऐसे हम मल्टीपल्स निकालते हैं और उस मल्टीपल्स में हम अपनी वैल्यूएशन निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिजनेस ऑटोमेशन में कुछ और भी चीजें होती हैं, लॉट ऑफ यू पीपल वुड हैव ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड, लेकिन हम जो अकाउंट्स ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर ये बहुत यूजफुल है। पहली चीज हेल्प टिकट। हेल्प टिकट क्या होती है कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम एक हेल्प टिकट, एक गूगल फॉर्म भर सकते हैं, और वो गूगल फॉर्म भरकर जो है वो हेल्प टिकट चली जाती है हमारे सीनियर के पास, एंड देन दे नीड टू एड्रेस दैट हेल्प टिकट। हम व्हाट्सएप ऑटोमेशन भी इसके अंदर लगा सकते हैं कि उनके पास एक व्हाट्सएप मैसेज चला जाए कि सर मेरे को तो इस क्लाइंट से इनवॉइस नहीं मिल रहा, अब मैं क्या करूं।
आपको फोन करना पड़ेगा, मैंने तो सब कुछ ट्राई कर लिया है, राइट। तो ये हेल्प टिकट से आपके काम रुकेंगे नहीं, और आपकी मैनेजमेंट को भी दिखेगा कि यार ये 10 काम मेरे एंड पर रुके हुए हैं। आज की डेट में आप काम करके दे रहे हैं, मैनेजमेंट के एंड पे रुके हुए हैं, या मैनेजमेंट दे रही है आपके काम पे रुके हुए हैं, तो एक कम्युनिकेशन क्लियर हो जाएगा। जो भी मैनेजमेंट ने आपको काम दिया हुआ है वो आपकी चेकलिस्ट के अंदर आ रहे हैं, जो भी काम आपके मैनेजमेंट की वजह से रुके हैं वो एक हेल्प टिकट की फॉर्म में आ रहे हैं। तो ये एक हेल्प टिकट ऐसे आपका डैशबोर्ड भी बन जाता है, और एक सिंपल गूगल फॉर्म पे भी आप अपना हेल्प टिकट का सिस्टम बना सकते हैं, जहां पे आपकी मैनेजर जो है या फिर आपके बिजनेस ओनर है उनके पास एक मेल चला जाता है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, और वो मैनेजर भी रिजॉल्व करके दे कैन मार्क इट रिजॉल्व, राइट। तो ऐसे ही आपको मेल आ जाता है कि हेल्प टिकट आईडी क्या है, किस टाइम पे वो किया था, क्या आपका कंसर्न है, उसका क्या पॉसिबल सॉल्यूशन आपको लगता है। ठीक है जी। तो अब ऐसा नहीं है कि आपको सर के पीछे चेस करना है, या आपको मैम के पीछे चेस करना है, या बिजनेस ओनर को भी अब एक ही डैशबोर्ड पे सारी अपनी हेल्प टिकट्स दिख जाती हैं, और वो उन्होंने रिजॉल्व कर दिए नहीं कर दिए यहाँ पे भी दिख सकती है। तो वो वीकली मीटिंग करके भी 15 मिनट के अंदर अपनी सारी हेल्प टिकट्स जो है रिजॉल्व कर सकते हैं। फिर आता है गूगल वेबसाइट। तो हमारी जैसे वेबसाइट होती है, तो ऐसे इंटरनल वेबसाइट हम अपनी बना सकते हैं जिसे बोलते हैं गूगल साइट, और उस गूगल साइट के ऊपर हम अपनी सारी चीजें डाल सकते हैं, अपनी अटेंडेंस रिकॉर्ड्स डाल सकते हैं, अपने एचआर का सारी चीजें डाल सकते हैं, अपने लिस्ट ऑफ इनवॉइसेस डाल सकते हैं, अपने कस्टमर के लेजर्स उसके अंदर डाल सकते हैं, कि किसी भी सेल्स वाले को, किसी भी परचेज वाले को कोई लेजर चाहिए तो वहीं से उसे रेडिली एक्सेस मिल जाए इंफॉर्मेशन, और वो बार बार अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आके प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। या हेल्प टिकट के थ्रू भी सेल्स वाले, परचेज वाले जो है आपसे लेजर मांग सकते हैं। कल बिजनेस ओनर जो है फ्री हो गया, पहले तो यही लड़ाई होती थी कि सर अकाउंट्स वाले जो है कॉपरेट नहीं करते हैं, हम चीजें मांगते रहते हैं, वो देते ही नहीं। आज मेरे सामने सारी चीजें रिटर्न में है कि सेल्स वाले ने कब लेजर मांगा, अकाउंट्स वाले ने कब उसे लेजर दिया, राइट। तो ये हेल्प टिकट के सिस्टम से हम ये रिजॉल्व कर सकते हैं। हम अपनी गूगल साइट बना सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं टास्क लिस्ट में जाके बिजनेस ओनर को भी दिखते रहते हैं क्या टास्क आपने किए हैं क्या नहीं किए हैं। इसमें स्कोरिंग सिस्टम आता है, MIS सिस्टम, की आपने 100 काम आपको मिले थे तो 100 में से आपने 90% काम कर लिए, 80% काम कर लिए या नहीं कर लिए। आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल ओवर हेयर जिनकी EM ऑलरेडी हो रही होगी और वो स्कोरिंग आ रही होगी, राइट। आप जो है इस तरीके से जो है सबके काम लुकर स्टूडियो पे आ जाते हैं, और आप उन्हें वन टाइम टास्क भी असाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये MIS स्कोरिंग देख सकते हो कि 930 टोटल टास्क थे, उसमें से 750 टास्क कर लिए हैं, 180 टास्क पेंडिंग है। तो 750 जो टास्क कर लिए उसमें से 502 तो टाइम पे कर लिए थे, 248 जो है वो उसमें करे थे, वो लेट करे थे। ठीक है। व्हाट्सएप ऑटोमेशन भी काफी लोगों ने लगा रखा होगा, अगर नहीं लगा रखा तो जो भी टास्क हम दे रहे हैं वो सारे व्हाट्सएप के ऊपर ऑटोमेटिकली चले जाते हैं, और व्हाट्सएप के ऊपर ही वो जो मार्क डन बंदे क्लिक कर सकते हैं कि वेदर दो टास्क हैज बीन डन और नॉट। लुकर स्टूडियो के थ्रू हमने सारा आपको दिखाया। एक लुकर स्टूडियो जो है गूगल का एक यूटिलिटी है, जिसमें हम सारे टास्क एक बहुत ही अच्छे डैशबोर्ड में लोगों को दिखा सकते हैं। और लुकर स्टूडियो जो है उनके मोबाइल पे भी एक ऐप की तरह चलता है, तो कोई भी काम जो है वो मोबाइल के ऊपर भी हम ऐप की तरह देख सकते हैं कि आज के मेरे क्या टास्क हैं, कल के मेरे क्या टास्क हैं, और मोबाइल की ऐप से ही हम जो है उसे मार्क डन भी क्लिक कर सकते हैं। चेकलिस्ट हमने ऑलरेडी शो करी कि कैसे गूगल शीट्स के ऊपर हम चेकलिस्ट यूज करके अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अब हम में से कितने लोग हैं जो हम चाहते हैं कि ये सारी चीजें जो है हमारी कंपनी के अंदर भी एप्लीकेबल हो, और जो है हमारी लाइफ भी इजी हो। यस, बाकी लोग चाहते हैं। ओके, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए स्टार्टस CFO एक प्रोग्राम लेकर आया है, अकाउंट्स ऑटोमेशन प्रोग्राम।
ये जो अकाउंट्स ऑटोमेशन प्रोग्राम है ये 6 वीक्स का प्रोग्राम है। हर सैटरडे को हम सुबह 11 बजे से 1 बजे तक का ये सेशन लेंगे, जिसके अंदर जितना भी आज हमने डिस्कस किया A to Z, जितनी भी चीजें हमने डिस्कस करी हैं, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपके बिजनेस के अंदर अप्लाई कराएंगे। चाहे आपकी 2 लोगों की अकाउंट्स की टीम है, चाहे आपकी 10 लोगों की अकाउंट्स की टीम है, ये सारी चीजें जो है आपके बिजनेस के अंदर एप्लीकेबल होगी। वी विल स्टार्ट बाय प्रिपेयरिंग अ चेकलिस्ट। चेकलिस्ट से जो है हम आपके डेटा स्टूडियो प्रिपेयर कराएंगे। डेटा स्टूडियो से जो है आपकी MIS स्कोरिंग निकलवाएंगे, और उसके अंदर आपकी MIS रिपोर्ट के फॉर्मेट्स, आपकी गूगल ड्राइव, आपके फंक्शनल मेल आईडीज और आपका सारा अकाउंट जो है स्ट्रीमलाइन करेंगे। आपके कैश फ्लो के प्रोजेक्शंस, आपके चार्ट ऑफ अकाउंट्स, ये सारी चीजें जो है प्रॉपरली मैनेज कराएंगे थ्रू अ ऑनलाइन प्रोग्राम। इसके अंदर हम जो है 6 वीक का ऑनलाइन प्रोग्राम लेंगे। सो आई विल बी कंडक्टिंग दो सेशंस। We will also be discussing in detail about funding, valuations, employee stock options, and all other finance aspects. Those are applicable onto your company. इसके साथ हमारी एक इम्प्लीमेंटेशन टीम होगी, जो कि टीम आपको कॉल कर करके जो है ये चीजें इम्प्लीमेंट कराएगी। अगर आपसे वो काम नहीं हो पाएगा तो हमारी टीम खुद भी वो काम करेगी, बट वी वुड ट्राई कि आपकी टीम खुद ही वो चीजों को इम्प्लीमेंट कर पाए और सारी चीजों को एग्जीक्यूट कर पाए, बिकॉज इन फ्यूचर इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। एंड ऑल द थिंग्स वुड बी सुपरवाइज्ड बाय चार्टेड अकाउंटेंट्स इन स्टार्टर CFO, जो कि आपके पूरे सिस्टम को इम्प्लीमेंट कराएंगे। इस प्रोग्राम के लिए जो है वी जनरली चार्ज अ फीस ऑफ 50,000 rupees, बट सिंस दिस इज अ न्यू इनिशिएटिव फ्रॉम आवर साइड, वी आर डूइंग इट फॉर द सेकेंड टाइम। वी आर चार्जिंग इट 25,000 rupees for all the people, कि आप 25,000 rupees देके अपने अकाउंट्स को पूरा ऑटोमेट कर सकते हैं। ये जो प्रोग्राम है पूरा मनी बैक गारंटी के साथ प्रोग्राम है। अगर आपको फर्स्ट 3 वीक्स में लगता है कि ये प्रोग्राम आपके लिए यूजफुल नहीं है, बिल्कुल बेकार है, ये वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, ये सारी चीजें तो हमने ऑलरेडी कर रखी हैं, तो नो क्वेश्चन आस्क्ड, यू कैन जस्ट ड्रॉप अस अ मैसेज एंड वी विल रिफंड योर एंटायर फीस आउट ऑफ दैट प्रोग्राम। सो friends, this is a program from Starter CFO. Other than that, Starter CFO provides virtual CFO services wherein we streamline your finance processes और आपको कंपनी को हेल्प करते हैं growth में by streamlining entire finances and solving those problems. So you can register yourself through the link provided in the chat box if you are interested. It's a complete money back guarantee program, and it's a promise that it would be much more worth than the investment you are making. It's an investment from our side also. उससे ज्यादा हमारी costing आ जाती है, but since it's a new initiative, that's why we don't want to charge a lot of money from the people. I hope you can understand. So it's a second batch which is starting from next Saturday, 18th of March. It will go for 6 weeks, and definitely all the finance people out here, इनके लिए एक game changer होगा। फाइनेंस, GST, इनकम टैक्स, ROC की डिटेल में चर्चा होगी, उनके कंप्लायंसेस की, उनके व्हाट आर द मिस्टेक्स वी आर मेकिंग, व्हाट आर द चेकलिस्ट, कंप्लायंस कैलेंडर, all those things we'll make in details. So now we are open to the questions. We'll be happy to take questions from all of you. So you can raise your hands and then we can take questions from people out here. Can also, team, you can also write our phone number over here so that people can call if they have any questions. या नो क्वेश्चंस, सब समझ आ गया या कुछ समझ नहीं आया? ठीक है friends. So thank you for giving your time for today's session. So people who who want to leave the session, they can leave the session. People who have some questions, they can stay back. We'll be happy to answer their questions. Thank you so much for your patience hearing. And if you have any doubts, you can contact us at the number mentioned in the chat box, 8112-811-268. We'll be more than happy to take your questions and answer your queries. Yes, Tejal, tell me. हेलो। Thank you, Sulabh ji. हाँ जी, हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर आपने बताया था कि GST के थ्रू हम लोग
हाँ जी, जीएसटी के पोर्टल के थ्रू जो है हम नोटिसेस भेज सकते हैं। सो हाँ, so there is a option there, communication between the taxpayer. So I request my team कि वो आपको बता देंगे. You can ping us over our number, so we can just give me a second, I'll check कि अब अभी बता सकते हैं आपको वो. ठीक है. So our team is trying to show you कि how it is done in GST portal. इतने जो है we will answer the other queries. Okay, sir. Yeah. Okay. Thank you, Sulabh ji. Thank you, Vibhor. हाँ जी. So we'll share the recording of today's session. Not a problem. You can let us know. You can call at our number 8112811268. So we'll share the link with you. Other than GST portal query, do we have other questions? Finance में किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, सबका सही चल रहा है? So you can fill a feedback form over here so that we can know whether it was useful or not. हाँ जी चंदन जी बताइए. हेलो. हाँ जी. ये सर आपने जो बताया चार्ट ऑफ अकाउंट वाला, तो उसमें जैसे हम सब ग्रुप करके दिखा सकते हैं, तो उसमें नेम वाइज दिखाया, मतलब जैसे मेरे पास कोई हेड है एक्सपेंस का, उसमें उसका नाम है हेड का, से इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस. तो अगर मुझे उसको फर्दर मान लो मंथ ऑन मंथ आगे चलाना है, उसमें और डाटा पुट करना है, तो मुझे नेम के बेस पे VLOOKUP लगा के चलना पड़ेगा. आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? एक्सेल पे. अभी अगर मैं एक्सेल पे, वैसे टैली यूज करते हैं हम. अच्छा, टैली के अंदर ही ना दो चीजें होती हैं, एक तो सब ग्रुप्स बन जाते हैं और दूसरा जो है कॉस्ट सेंटर्स लग जाते हैं. तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वी नीड, उसके हिसाब से हम सब ग्रुपिंग कर सकते हैं या फिर कॉस्ट सेंटर लगा सकते हैं और उसमें एक्सपेंस हेड बुक कर सकते हैं और उसे ना स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं कि आगे भी कोई अकाउंटेंट करे, आपके अंडर वाला भी करे, तो उसे पता हो कि कौन से हेड में कौन सी चीज डालनी है, जिससे रिपोर्ट टैली से ही सही निकल जाए और आपको डबल काम ना करना पड़े. ओके. बट जब मैं टैली से वो डाटा एक्सपोर्ट करूंगा, से मुझे MIS बनानी है एक्सेल पे, जब मैं टैली से वो डाटा एक्सपोर्ट करूंगा तो वो नेम वाइज आएगा. और जो क्या होता है टैली में, जैसे किसी ने लेजर का नाम चेंज कर दिया या स्पेलिंग चेंज कर दी, तो वो डाटा मैं कैसे उठाऊंगा फिर उसको? अगर आपका चार्ट ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से है तो उसमें हम लगा ही सकते हैं पिवट टेबल जी. ट्रायल बैलेंस एक्सपोर्ट करके वो हो जाता है. फिर अगर हमारा कॉमन नेम, अगर मैं चार्ट ऑफ अकाउंट में नेम्स की जगह कोड वगैरह को कहीं पे इंसर्ट कर सकूं, हाँ जी, जैसे मैं जो भी कोडिंग हमारा, बिल्कुल जी बिल्कुल, जो भी हमारे ERP सिस्टम और SAP सिस्टम होते हैं वहाँ सारा कोडिंग से ही सिस्टम चलता है और कोडिंग, हर लेजर का एक कोड होता है और वो कोड के हिसाब से ही अकाउंटिंग होती है. तो दैट इज बेस्ट इफ वी कैन डू इट. ओके. बट टैली के अंदर तो कोड इंसर्ट करने का कहीं पे ऑप्शन ऐसा आता है टैली के अंदर जहां हम कोड इंसर्ट कर सकते हैं? वहाँ पे आई विल हैव टू चेक, हमने किया नहीं है लेकिन कोई ना कोई ऑप्शन जरूर आता होगा. हाँ जी. ओके. सेकंड एक क्वेश्चन था सर कि जैसे हमने बजट बनाया बेसिकली प्रोजेक्शन के बेस पे, जो हमारा हिस्टोरिकल डाटा था या जो भी हमारी GP रेशो वगैरह थी, उसके बेस पे हमने पिछले के बेस पे आगे का बजट बनाया. लेकिन जब एक्चुअल आए तो एक्चुअल्स तो मेरे काफी वेरी करेंगे बजट के हिसाब से. तो फिर उस वेरिएशन का मैं कैसे पता लगाऊंगा कि मतलब क्या कैसे हुआ, क्यों हुआ ऐसा? तो बजट बनाए इसलिए जाते हैं क्योंकि फिर हम बजट को कंपेयर करते हैं एक्चुअल डेटा से. जो हमारी MIS रिपोर्ट होती है उससे हम बजट को प्रिपेयर करते हैं और उसे बोलते हैं वेरिएंस एनालिसिस, कि हमारे क्या चेंजेस हैं, वो वेरिएंस क्या है, उसका एनालिसिस करते हैं कि यार मैंने बजट किया था कि मैं इस पर्टिकुलर
चीज के ऊपर 4 लाख खर्चा करूंगा, मेरा हो गया 5 लाख खर्चा। तो फिर उसकी डिस्कशन होती है कि 5 लाख डिस्कशन इसलिए हो गया क्योंकि मेरा खर्चा इसलिए हो गया क्योंकि मेरी मशीनरी ब्रेक डाउन हो गई थी, और मैनेजमेंट को पता चलता है कि यार इसके वैलिड रीजंस है, तो एक चेक लग जाता है कि मेरा कुछ फालतू खर्चा नहीं हो रहा, और अगर फालतू खर्चा हो रहा है तो उसके वैलिड रीजंस होने चाहिए। तो यही पर्पस होता है। ओके, तो ये वेरिएंस एनालिसिस जो करना है तो ये मैनुअल करना पड़ेगा एक एक आइटम वाइज, कहाँ कहाँ डिफरेंस आया है, या इसका भी कोई सिस्टम या कोई प्रोसेस होता है? हाँ जी, ये मैनुअली करना पड़ता है। काफी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि हम ना उसे सिस्टम से जैसे कंपेयर करके परसेंटेज निकाल लेते हैं, तो जो परसेंटेज 5-7% के अंदर होता है तो हम उसे स्टडी नहीं करते। जो परसेंटेज 20% है, 15% है, तो वो ऑटोमेटिकली रेड हो जाते हैं, और फिर मैनेजमेंट खाली उन चीजों को डिस्कशन करती है, क्योंकि एक्चुअल 100% एक्चुअल आए ये तो बहुत रेयर होता है। तो मतलब मेजर जो हमारे डिफरेंसेस है उन्हीं को हाँ जी, डीप में स्टडी करने वाली। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। So friends, we have pasted a link of a YouTube video कि हम कैसे जो है जीएसटी का नोटिस अपने ऑनलाइन पोर्टल से अपने डिफॉल्टिंग पार्टीज को भेज सकते हैं। तो आप उसका लिंक का जो है कॉपी ले सकते हैं, और मतलब लिंक को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो। तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी हाउ वी कैन डू दैट। सो थैंक यू थैंक सर। यू। ठीक है जी, वेलकम। सो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। लिंक्डइन पे यू कैन टाइप स्टार्टर CFO on LinkedIn, and you can follow Starter CFO on LinkedIn. You will get a lot more about finance, accounting, taxation, compliances on LinkedIn. So गिरीश सर, आई एम सॉरी, हम जो ये सेशन लेते हैं ना इसके अंदर हम ये एक्सेल शीट्स शेयर नहीं करते हैं, तो वी जस्ट शो यू कि हाउ यू कैन प्रिपेयर इट। तो फॉर आवर सेशन, द पीपल हु टेक आवर सेशन, सो वी काइंड ऑफ पर्सनली बिल्ड ऑल दोस एक्सेल शीट्स फॉर देम। सो दिस इज जस्ट टू शो यू कि कैसे चीजें वर्क करती हैं, क्या चीजें करती हैं, बिकॉज लॉट ऑफ कस्टमाइजेशन इज रिक्वायर्ड इन दैट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। विल टेक अ off for now, and thank you for your patient hearing, and we'll remain in touch. Thank you. Bye. So we have also pasted our LinkedIn link over here. You can follow us on LinkedIn. Thank you. Welcome.